हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पंडित्स। मेरा नाम प्रशांत शर्मा है और आप सभी मुझे एंड गेम एसएससी चैनल के थ्रू जानते ही होंगे। मैं करंटली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चंडीगढ़ जोन में पोस्टेड हूँ और मेरी जो रैंक थी वो ऑल इंडिया 82 थी इन सीजीएल 2021। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू आपको आपके साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो है 3 मार्च का एग्जाम जो लास्ट ईयर 2022 में पूछा गया था। और उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि टॉपर्स की क्या स्ट्रेटेजी रहती होगी और कैसे उस एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग को खास करके। ठीक है। बेस्ट वे टू अटेम्प्ट रीजनिंग इन सीजीएल मेंस एग्जाम, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है। तो हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम इस वीडियो में स्किपिंग डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हमें स्किपिंग करनी है। ठीक है। हम इसमें अप्रोचेस डिस्कस करेंगे कि क्या अप्रोच हम रख सकते हैं ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है। और हम इसमें टाइम मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं सो दैट अपना एग्जाम जो है वो बीच में छूटे नहीं या जो भी है। ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। इसमें आपको 3 मार्च का एग्जाम है। ठीक है। चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपका। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यार, जिसमें मैं विद फेस पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा सा अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो थोड़ा मैनेज कर लेना है। ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने सामने रहेगा ये। तो कोई भी क्वेश्चन जो है आपको स्किप नहीं करना है, किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और हमें पूरी वीडियो को एंड तक ही देखना है, क्योंकि वो ही अपना इस वीडियो का माध्यम है। अदरवाइज सभी को आता होगा थर्ड थर्ड मार्च का एग्जाम, क्या उसके अंदर पूछा गया क्या नहीं पूछा गया वो सबको पता होगा। लेकिन अगर ये वीडियो निकाल रहे हैं तो उसका मकसद यही है कि आपको एग्जाम में कैसे टेम्परामेंट लेके चलना है, कैसे एंजाइटी को दूर करके चलना है, वो इस वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि मैं अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता या फिर कोई टॉपर करता होगा, कैसे भी करता होगा, तो वो किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है। ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है जहां पे मैथमेटिकल साइन वगैरह देके आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि कहाँ डिवाइड दिया गया। देखो थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पे यहाँ पे फर्स्ट पे डिवाइड दिया गया आपको, मतलब 33/4। तो ये एक आप यहां से इस ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट कर सकते हो। 33/4 नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ पे 15 की जगह कुछ और होता, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे सपोज करो 32 होता, या 8 का 4 का कोई भी मल्टीपल होता, कोई भी 4 का मल्टीपल होता, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इंटू 8 कर सकते थे। उस केस में अपन ये चीज कर सकते थे। बट यहाँ पे 33/4 इंटू 15 दिया गया है, तो ये किसी भी हालात में आपको पॉइंट में आंसर छोड़ेगा। ये 188 99% केसेस में आंसर नहीं देगा, है ना। तो इस ऑप्शन को वैसे ही अपन एलिमिनेट कर देंगे तुरंत एग्जाम में। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इन तीन में से क्या क्या होना चाहिए। चलिए, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, मैं अभी आपको पहले एक बार सारा लिख के बता देता हूं कि कैसे कैसे आपको, फिर बाद में बताऊंगा कि आप इसको डायरेक्टली कैसे सोच सकते थे। ठीक है। चलिए, 33, पहला ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, +4 × 15 डिवाइड बाय 3 दिया गया है और -61 है। ठीक है। मैं दूसरे को फिट कर रहा हूं, 33 × 4 -15 डिवाइड बाय 3। ये डिवाइड बाय 3 भी देखो लिख के बता रहा हूं मैं, अदरवाइज एग्जाम होता मैं डायरेक्ट कर सकता था इसको। ठीक है। 33 + 4 इन -15 डिवाइड बाय 3 इंटू 61। चलिए, मैंने एक बार आपको लिख के बता दिए, ओरली समझाता तो शायद आपको दिक्कत आती, बट आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी डिस्कस करते हैं। चलो देखो, यहां पे आप एक चीज देख सकते हैं, इस ऑप्शन में देखो, आप इस ऑप्शन में देखो, ये आप जब ऐसे वैल्यू को यहां से इंटू पकड़ेंगे ना, 3 × 61 183, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी पहले 5 आएगा इंटू 61, ये 305 में से कुछ इतनी छोटी चीज माइनस करोगे तो वो माइनस में आंसर देगा, तो आप उसी समय इसको गलत बोल देंगे, उसी समय। आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन कर लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑप्शन देखो, 33 + 4 × 15, 4 ये 5 दे देगा आपको, 4 × 5 20, 33 + 20 53 -61, ये भी -8 आ रहा है। तो ये भी आपका गलत हो गया। इसको आप डायरेक्ट कैसे सोच सकते थे, आप देखो यहाँ पे 5 तक तो पहुंच ही गए थे, ये तो आपको पता ही है, 15 डिवाइड बाय 3 ये तो आपने पकड़ ही लिए थे। 5, 4 × 5 20, और भाई 20 33 में कुछ 20 जुड़ेगा और फिर 61 माइनस होगा, ये आप सारा कुछ विजुअलाइज आराम से आंखों से आगे कर सकते हैं बिना पेन कॉपी पे करे हुए।
तो वहां से आपको तुरंत ही पता चल जाता है कि 188 तक किसी भी हालत में नहीं पहुंच सकते। फिर आप करते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन को आप अच्छे से पेन से लिख के करेंगे, जहां जो आपका आंसर होता है उसमें आपको 100% श्योरिटी होनी चाहिए मार्क करने से पहले। तो फिर आप क्या करेंगे, 33 × 4 132 -5 +61, इसको आप सोल्व करोगे तो आपका ये 193 -8 आप 5 आपका 188 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो मतलब मैंने क्या बोला इस क्वेश्चन में कि पहले आपको डिवीजन देखना है। डिवीजन आपने जैसे ही देखा कि भाई 33/4 तो कुछ पॉसिबल नहीं है, तो आपने वो तो वैसे ही काट दिया। उसके बाद में आपने ऐसे ऐसे करके वैल्यूज की तरफ बढ़े। अच्छा, एक चीज मैं आपको इसमें जो समझाना चाहूंगा वो ये चीज रहेगी कि आप ऐसे क्वेश्चंस को यूनिट डिजिट से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो यहां तो बहुत छोटा डेटा था, बहुत छोटा डेटा था, ठीक है। आप इसको यूनिट डिजिट से कैसे कर सकते थे मैं बताता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपने यहां तक पहुंच गए, जैसे यहां तक भी पहुंच गए आप, ये आप यहां यहां बैठे हो, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखो 3 × 4 2, लास्ट का यूनिट डिजिट की बात करूंगा बस मैं, 15/3 5, प्लस ये क्या लिखा हुआ है 1, ठीक है। 2 + 1 3, 3 -5 दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको कैरी देते हैं, तो 13 - 5 8, लास्ट में 8 कहां आ रहा है, यहीं आ रहा है। तो आप तुरंत भी आंसर दे सकते थे। ये इस ऐसे क्वेश्चन में तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में तो हम ये चीज की वो नहीं करेंगे, इस तरीके से डील नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ना। लेकिन जहां डेटा बड़ा होगा, जहां डेटा बड़ा होगा वहां पे हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे पास समय कम है उस केस में। अदरवाइज हम इन चीजों से बचेंगे ही बचेंगे, है ना, क्योंकि हमें परफेक्ट आंसर चाहिए होता है। ठीक है, समझ आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको सारा बता दिया। जो बच्चे में से मैथमेटिकल ऑपरेशंस का पूछते थे कि सर क्या करें, जो बच्चा जहां फंसता है मैंने बता दिया। डिवीजन से आप ऑप्शन एलिमिनेट करें, फिर बाद में आप अगर इतनी बड़ी इक्वेशन है, बहुत बड़ी इक्वेशन जैसे मॉक्स वगैरह में आती है, वहां पे आप यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर मैं जाता सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में देखो यार, सेकंड ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत फास्ट बनना है, क्योंकि क्या अच्छा, अब कुछ बच्चे मुझे कहेंगे कि सर वहां पे ऐसे एक बार में नहीं दिखता, स्क्रीन अप डाउन स्क्रॉल करना पड़ता है। स्पून फीडिंग देखो यार कोई नहीं करेगा। अगर चीजें इतनी आसान हो जाएगी, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। थोड़ा सा कंपटीशन कहाँ पे है कि स्क्रॉल करने में भी कंपटीशन है। तो वहां पे कंपटीशन में आप खुद प्रिपेयर करो खुद को कि आप वहीं पे तो फास्ट बन सकते हो ना। स्क्रॉलिंग फास्ट करो यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। फिगर सीरीज के क्वेश्चंस मैंने अभी अपने चैनल पे करवाए, वहां पे बहुत सारे कमेंट ये भी रहे कि सर वहां पे स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है, इतना इजी नहीं होता। यार स्क्रॉलिंग तो एक करना ही पड़ेगा ना, उसका क्या मैं आपको क्या बता सकता हूँ। तो जब ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देखो, ये चीज आपको कहाँ दिख रही है, यहाँ आप फर्स्ट में देख लो, मेरे को तुरंत दिख जाएगी ये जैसे ही आप स्क्रॉल करना स्टार्ट करोगे। यहां से ये हो गया ये, और फिर यहाँ पे ये बनी हुई, ठीक है, फर्स्ट में ही दिख गई मुझे तो। उसके बाद मैं लेकिन मैं जब भी एग्जाम अटेम्प्ट करता हूं मैं नीचे जाके जरूर देखता हूं कि कहीं पे ये तो नहीं लिखा कि किसमें एम्बेडेड नहीं है। अगर ये क्वेश्चन हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ने का, इज एम्बेडेड लिखा है मतलब तो पहला आंसर सही है। बट स्टिल एक बार नीचे एक राउंड तक काट आओ, एक छोटा सा राउंड जरूरी है। आप देखोगे नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये तीनों आंसर रोंग करके आप जल्दी से आ जाओगे कि भैया फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़े, इस क्वेश्चन में ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। चलो थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में जब भी ये क्वेश्चन है अपने सामने, तब क्या करना है, हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना है सबसे पहले। ऐसे क्वेश्चन में स्क्रोलिंग के टाइम में टाइम बचाना है, तो कैसे बचा सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। देखो यहां पे आपको पता है कि ऐसे ऐसे करके एरो दिए गए हैं दो, ठीक है, ये वाले ऐसे ऐसे टुकड़े टुकड़े से दिए गए हैं, है ना। तो इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को देखो। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में आपको ये डंडी, ये वाली, ये, अच्छा ये देखो यार, एक कर्सर का भी मैं बता देता हूँ। पावर पॉइंट पे जब आप पढ़ाते हैं तो आपको ये रेड डॉट को ही थोड़ा सा फॉलो करना है। ये थोड़ा सा इशू है, प्लीज इसको थोड़ा सा मतलब मैनेज कर लो, इसका बाद में कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे। ये रेड डॉट को ही आपको फॉलो करना है, इसको जो मैं, ये रेड डॉट यहाँ है इसको, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, पावर पॉइंट पे आप या तो पॉइंटर से पढ़ा सकते हो, पॉइंटर के बाद में मुझे बार बार पेन चेंज करना पड़ेगा। चलो मैं पॉइंटर से आपको थोड़ा एक बार इंडिकेट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे
क्या आपकी डंडी कहीं से भी टूट रखी है? ये वाली, ये जो डंडी यहाँ तोड़ के दी है, ये डंडी कहीं पे भी, इसमें देखो यहाँ टूटी हुई, क्या यहाँ टूटी हुई, क्या नहीं टूटी हुई ना? तो ये डंडी नहीं टूटी हुई, तो पहला ऑप्शन में वहीं से ही गलत कर दूंगा कि पहला तो गलत हो गया, पहला नहीं है। अब मैं चलता हूं बी और सी ऑप्शन में, राइट। मैं एक ऑप्शन एलिमिनेट कर चुका हूं, फास्ट फास्ट आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना है। बी ऑप्शन, जो ये लाइन खींच के दिए सेकंड ऑप्शन में, क्या ये लाइन कहीं पे भी खींची हुई है इसमें? ऐसे ऐसे करके ये जो जोड़ने वाली लाइन कहीं पे भी नहीं खींची हुई, तो ये भी गया, सॉरी। तो आपका ये ऑप्शन भी गया, सेकंड वाला, जब आप सेकंड और थर्ड को कर रहे थे। अब आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को जल्दी से चेक करो। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में आप मुझे ये बताओ, ये वाला जो ये चीज एक्स्ट्रा नहीं दी गई, ये वाली यहाँ पे अगर ये देते तो ये आंसर होता ना, तो थर्ड और फोर्थ में भी आप इसको जल्दी से कट कर देते हो, इसको टिक कर देते हो, मात्र और मात्र 13-14 सेकंड में ही काम हो जाएगा। क्यों? आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में? स्क्रोलिंग वाले भाइयों के लिए भी मैंने बता दिया, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लो, उसमें से एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, थर्ड और फोर्थ को, सेकंड और थर्ड को चेक कर लो, फिर थर्ड और फोर्थ को चेक कर लो, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। ऑप्शन एलिमिनेशन इस चीज में सबसे ज्यादा तगड़ी चीज है। ठीक है, अब चलते हैं। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, इसमें जिसको बेसिक नहीं पता, वो थोड़ा बेस देख लो यार। इसका आपको मिरर इमेज, ये इनका आपको मिरर इमेज चेक करना होता है, इसका आपको वाटर इमेज चेक करना होता है, वो चीज आप देख लेना, अगर आप वैसे भी कर सकते हो समय बचाने के हिसाब से, राइट। चलें आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन से ही वैल्यू पुट कर लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ मतलब कि इसमें आपका गलत होने की संभावना है। मैं बताता हूँ कैसे गलत हो सकता है ये क्वेश्चन। देखो एस, थर्ड पे टी, इस पे कौन है, टी दिया गया है, ठीक है। सात पे कौन है, यू दिया गया है, ये रहा। और इधर छः पे कौन है, ये दिया गया है डी। और एक पे ई, ये रहा, ठीक है। और दो पे एन, एन ठीक है। पांच पे, पांच पे दिया गया टी, फिर से ठीक है, स्टूडेंट बन गया, मतलब पहले से ही हो गया। मतलब अब आपको क्या देखना है, क्या पता, अब आप ये मार के इसको मार दो, जल्दी से आंसर मार दो, ठीक है भाई, आंसर तो ठीक है आपका, लेकिन ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी। क्या पता उन्होंने ये कहा हो कि 3 शब्दों में आपके आंसर बन रहे हैं, मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, और चौथे में नहीं बन रहा, तब क्या करोगे? तब तो फंस जाओगे। मतलब इसमें स्टूडेंट बन गया, एक में नंबर बन, एक में ऐसे बन जाता, सपोज करो सेकंड में नंबर बन जाता, और फोर्थ में मान लो कि कुछ भी बन जाता है, जैसे डिसेंट, मैं कह सकता हूँ डिसेंट बन गया, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यार ये ऑप्शन गलत होता ना उस केस में, तो वो कहाँ कब होता, दैट नॉट फॉर्म्स अ मीनिंगफुल वर्ड, तब होता। लेकिन एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लिया करो, एक बार आंसर आया, हाँ भाई स्टूडेंट निकल गया, तो इसको आंसर टिक कर देते हैं, भाग जाते हैं, नहीं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, वो कहना चाह रहा है मीनिंगफुल वर्ड कहाँ से, कौन से में बनेगा, पहले में बनेगा, ठीक है, हमने बना लिया, तब टिक करो और अपनी तसल्ली से आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, मैं एक और छोटी सी चीज कहता हूँ, इसको ना पूरा पूरा एक बार जाने दिया करो, सोल्व करना। एक जैसे एक क्वेश्चन आया था, 6th मार्च की बात है, उसमें एक पेंसिल करके एक क्वेश्चन था, राइट। तो उसमें क्या दिक्कत आई थी बच्चे को, कि बच्चों ने क्या किया था, पेंसिल लिख लिख के पेन तक सोल्व किया, पेंस तक सोल्व किया, और एक ऑप्शन में एल आई भी दे रखा था। तो बच्चा ये कोई टिक कर रहा है, ये नहीं करके आया टिक, ठीक है। तो अब कौन सा गलत है, ये गलत है, ये सही है। तो ऐसे भी एक गलती हो जाती है, तो उसको एंड तक जाने दिया करो। क्यों? आप सोचते हो कि हाँ ठीक है भाई, दोबारा उस वर्ड का कोई यूज नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे टी का इस्तेमाल 2 बार किया गया है, ठीक है, सॉरी, टी, टी का यहाँ पे देखो, टी 5 पे भी है, टी 3 पे भी है, तो 2 बार इस्तेमाल किया गया है। तो प्लीज इसको थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन में लापरवाही मत किया करो, ठीक है। बड़े आगे, ये 4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, देखो पांचवा क्वेश्चन है ये आपका, इसका इनइक्वालिटी का है, ठीक है। इनइक्वालिटी को डिस्कस कर लेते हैं अभी फिलहाल। देखो, ए इज इक्वल टू बी, मैं इन क्वेश्चंस को कैसे शेयर, कैसे पढ़ा रहा हूं, देखो, जो स्किप करने का क्वेश्चन होगा, जो एग्जाम में मैं जिस तरीके से अटेम्प्ट करता हूं, वैसे ही आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ। मैं जो क्वेश्चन स्किप करने वाला होगा वो देखते ही छोड़ूंगा, बस टाइम थोड़ा लग रहा है आपको समझाने में, कहीं कोई नई चीज है मेरे पास वो बताने में, ठीक है। चलो, ये आपके पास दिया गया है, यहां से आपको दो केस बन सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी भी बन सकता है, ए इज इक्वल टू बी इज लेस देन सी, ये भी बन सकता है, ठीक है, कुछ भी बन सकता है। उसके बाद आपकी कंटिन्यूटी जो है टूट गई है, अगर ऐसे रहती तो आप कुछ बोल भी सकते थे, लेकिन ऐसा हो गया, डी इधर चला गया, फिर कंटिन्यूटी टूटी है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपका क्वेश्चन चला है। अब उसमें वो कह रहे हैं कि बी
जो है वो क्या ये इससे बड़ा है एफ से? देखो बी और एफ का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे अगर आप किसी चीज को आप एक नंबर मान लो, जैसे आप इसको बोल लो कि सपोज करो इसको आप 8 कह लो, ठीक है, और बी को भी आप बराबर मान रहे हो तो 8 मान लो, और ये इससे बड़ा है तो इसको बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, आप इसको क्या मानना चाहते हो? पहले चलो बराबर ही मान लो, ये भी 8 हो गया। अब डी से छोटा है, ये डी से छोटा है, डी को मैं सीधा 15 मान रहा हूं। नंबर से करना बहुत ज्यादा आसान रहता है क्वेश्चन को। ये 15 8 से छोटा ही है, आपको पता है, ये केस देखो 15 से छोटा ही तो है 8, है ना? तो मैंने वो मान लिया। अब ये जी से बड़ा होना चाहिए, तो जी क्या कितना मान लूं मैं? जी मैं एक काम करता हूँ, जी को 14 मान लेता हूँ। लेकिन जी ई से भी छोटा है, तो ये कितना हो गया? सपोज करो 16 हो गया, और ये कितना हो गया? 17 हो गया। सपोज, क्योंकि इससे बड़ा नंबर लेना था ई से, ठीक है, मैंने सबकी नंबरिंग कर दी एक अपनी तरफ से। आपने बी को क्या माना था भाई? 8। और एफ को क्या माना? 17। तो आपका क्या आंसर सेम आया? नहीं आया। समझे? ये वाली चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से, कि नंबर से आपका तुरंत आपको सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को नंबर मान के कर सकते हो, बट ऐसे ये वो तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें नंबर मानने की भी जरूरत नहीं थी। बट अगर आप क्वेश्चन में फंस रहे हैं, दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, भी क्या करना चाहिए उस क्वेश्चन में, उस ऐसे ऐसी सिचुएशन में आप नंबर मान के भी कर सकते हैं। तो ये आपका पहला कंक्लूजन तो हो जाएगा सरासर गलत। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं, मैं बताता हूं कैसे फंसते हैं। सेकंड में देखो, ए इज इक्वल टू बी इज लेस देन इक्वल टू सी। बच्चे सोचते हैं कि ठीक है यार, अगर इस केस को देखा जाए तो साफ साफ पता लग रहा है कि जो सी है वो ए से छोटा है। वहां ये बात ठीक बैठ रही है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यार कंक्लूजन का मतलब आप समझते हो? मैंने आपको जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ाया था, कंक्लूजन होता है 100% चीज ठीक। 100% चीज ठीक है क्या? यहाँ पे 100% चीज ठीक नहीं है। आप ये बात समझो, अगर आपका ये वाला केस मैं यहाँ पे दे दूं, इससे एक और केस भी तो बन रहा है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, जो अपन ने नंबर मान के किया था, ये नंबर मान के देखे, ये ए बी और सी, क्या यहाँ पे ये चीज फिट बैठ रही है आपकी? नहीं बैठ रही, राइट? तो ये आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड कंक्लूजन है, वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है? तो आपका इसमें क्या आंसर हो जाएगा? नाइदर वन नाइदर नोर टू इज ट्रू। ठीक है? समझ गए? आगे बढ़े। एक सेकंड यार, मैं ये देख लेता हूँ कि मैंने अपनी फोटो के तो नीचे आपको नहीं पढ़ा दिया। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने यूनिट डिजिट लिखा है बस, ठीक है, कोई बात नहीं। हो सकता है कि जूम में ऊपर फोटो आ रहा होगा, मेरा डिस्प्ले हो रहा होगा, उसके नीचे आपके कुछ सॉल्यूशन का पार्ट छिप सकता है ना, वो दिखता नहीं है यार यहाँ पे पढ़ाते हुए। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन को मैं पहली बार में एक बार स्किप कर देता, स्किप एट फर्स्ट गो, स्किप इन फर्स्ट गो, इसको मैं स्किप करता, बिना पढ़े एक बार स्किप कर देता, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया क्वेश्चन आप अपनी आंखों के सामने, क्योंकि इससे पहले तो अपने ये पूछे नहीं जाते थे। अगर इस बार अपन तैयारी भी करके जा रहे हैं तो इनको पहली गो में स्किप करना है, क्योंकि इनको बाद में आराम से बैठ के समझना है। स्किप इन फर्स्ट गो, ठीक है? सिक्स क्वेश्चन अपना स्किप है। उसके मैं एक बार लिख लेता हूँ साइड में कहीं पे कि अपन ने कौन सा क्वेश्चन स्किप किया, ताकि मैं आपको बाद में कहीं भूल ना जाऊं मैं। सिक्स, ठीक है, स्किप किया है अपन ने। उसके बाद आते हैं सेवंथ क्वेश्चन में। सेवंथ भी स्किप करेंगे फर्स्ट गो में, ये भी स्किप करेंगे फर्स्ट गो में, ये भी स्किप करेंगे फर्स्ट गो में, ठीक है? उसके बाद चलेंगे एट्थ क्वेश्चन पे। चलो एट्थ क्वेश्चन को इनको समझने का तुरंत आ, कोशिश करेंगे, फर्स्ट एक अटेम्प्ट जरूर देंगे। देखो क्या है, ये सीधा है फर्स्ट वाले में इधर, अब वो थोड़ा सा घूम गया, इतना यहाँ पे ऐसे 45 घूम गया, ठीक है? ठीक है, अब यहां से देखो, ये है राइट में 45 घूम गया ये वाला भी। देखो ये चीज है, ये डंडी इधर जा रही है, इसको इस साइड क्लॉकवाइज घुमा दो 45 डिग्री, ये ऐसे होगी, है ना? ये फर्स्ट और सेकंड में हुआ है। उसके बाद ये थर्ड और फोर्थ को देखो, ये ऐसे इसको 45 डिग्री यहां घुमाओ राइट में, तो ये कैसी दिखेगी भाई? ऐसी दिखेगी ना। ये चीज हुई है थर्ड से फोर्थ में। अब देखो फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या हुआ होगा? सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, ये फिफ्थ है ना, हाँ। फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या होगा? फिफ्थ ऐसे है, इसको भाई कहाँ घुमाना है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे होएगा? क्लॉकवाइज इस तरीके से होगा, है ना? क्लॉकवाइज किस तरीके से होगा भाई? इस तरीके से होगा। तो ये कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, सिंपल।
ये इधर घूम जाएगी, अगर ये इधर चली जाएगी तो ऐसे हो जाएगा ना, ये तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर खत्म। तो ये अगर आपका, ये आप पहले अटेम्प्ट में एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, पहले आपके अटेम्प्ट में इसको टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन है ना, सिंपल है। इसका मैंने वीडियो पूरा आपको समझाया हुआ है, फिगर सीरीज का वीडियो अपने एंड गेम एसएससी चैनल के ऊपर, वहां जाके आप इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे से वाइडली एक्सप्लेन है ये वाला चैप्टर, बिल्कुल इसके क्रक्स निकाल दिए हैं, वहां जाके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर में। अभी ये फिलहाल के लिए क्वेश्चन तो इतना ही था, इसमें भी बहुत सारी ट्रिक्स है कि अगर आप यहाँ से इसको भी कंबाइन करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, कि इसको कितना घुमा दिया, देखो इधर की, इधर से भी इधर तक ले आए आप इसको, एक एक छोड़ दिया, दो छोड़ दिया, तीन छोड़ दिया, इधर तक, ये आपस में ये भी कंबाइंड है, बट मैं आपको शॉर्ट वे बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। बड़े नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर एग्जाम में आएगा आपके सामने तो क्या छोड़ें या फिर इसको अटेम्प्ट करें पहली बार में, तो पहली एक बार एक अटेम्प्ट दे के दे लिया करो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन टफ ही होता है सिटिंग अरेंजमेंट का, डेटा सफिशिएंसी वाला जो क्वेश्चन है उसको पहले बार में आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन को एक बार आपको अटेम्प्ट करके देखना है, आंसर नहीं निकले, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा हो, आप आगे चल बढ़ जाओ, ठीक है। तो चलिए पहले ट्राई कर लेते हैं कि इसको कैसे करना है, क्या है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ऐसा दिया गया है मेरे सामने, एक सेकेंड। ओके, 6 फ्रेंड्स, हम एक करते हैं, एक गोला बना लेते हैं। 6 फ्रेंड्स JKLMNO आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल while फेसिंग द सेंटर। इनका मुंह है इस साइड, 1 2 3 4 5 और 6, मैंने 6 डंडे बना लिए, एक बार 6 लोग बिठा दिए, अब नाम नहीं पता कि कौन कहाँ बैठे। एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, ठीक है, एन को एम के पास मत बिठाना, नहीं पसंद भैया उसको, कोई बात नहीं। एम इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, ये जे है, इसका लेफ्ट कौन है, इसका लेफ्ट है ये, है ना। एम इज सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, एम यहां बैठा है, ठीक है। देखो राइट, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब टूवर्ड्स सेंटर होता है ना इनका फेस, ये चीज मैं बता देता हूँ चलो आपको, टूवर्ड्स सेंटर होता है, तो जो आपका क्लॉकवाइज है वो तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लेफ्ट, और जो एंटी क्लॉक है वो हो जाएगा आपका राइट, जब टूवर्ड सेंटर है। और जब बाहर की तरफ फेस है तो वो चीजें पलट जाती है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको एक चीज बताऊंगा इसके अंदर, है ना, पहले अपन क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। चलो जे और एम हो गया, ठीक है। जे इज सिटिंग अपोजिट टू एल, जे के सामने कौन बैठा है, एल। हु इज सिटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ के, जो कि के इमीडिएट राइट में बैठा है, तो मैंने क्या बोला था, एंटी क्लॉक देख लेना, अब के का एंटी क्लॉक एल पड़ता है ना, तो वो उसके एंटी क्लॉक में बैठा है, राइट में बैठा है। हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एल, अच्छा एम के पास में तो एन को बैठना नहीं था, एन तो यहां बैठेगा, ठीक है। अब बात आ गई JKLMN, यहाँ पे ओ बैठ जाएगा। अब वो बोल रहे हैं कि हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के लेफ्ट में कौन है, सेकंड लेफ्ट में। मैंने क्या बोला था, क्लॉक वाइज लेफ्ट होता है जब फेस सेंटर की तरफ होता है, तो इसका पहला लेफ्ट ये रहा, इसका सेकंड लेफ्ट ये रहा, एन आ जाएगा आंसर, खत्म क्वेश्चन, राइट। अब मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो ये चीज थी, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ो कि बाहर की तरफ फेस है, कि इनका फेस बाहर की तरफ है, ये 4 लोग बैठे हैं, इनका फेस बाहर की तरफ है, वो उसके लेफ्ट में, वो उसके राइट में, अगर आपसे ऐसे कोई बात कर रहा है, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है, सपोज करो स्टेटमेंट दिया गया हो यहाँ पे, जैसे ये चीज दी गई है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन दिया गया हो एन इज राइट ऑफ, राइट टू एम, तो आपको क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, जब बाहर की तरफ फेस हो, ये मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ साइड में, जब बाहर की तरफ फेस आए तब कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। एन इज लेफ्ट टू एम पढ़ लेना भाई, और सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है आपको जैसे जैसे अगर यहाँ पे, जब मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो फेसिंग द सेंटर लिखा होता ना, यहाँ पे फेसिंग, यहाँ पे अगर आपका आउटसाइड होता, आउटसाइड द सेंटर, आउटवर्ड टू द सेंटर होता, तो क्या होते हैं, आप एन इज नॉट एन इमीडिएट, एम इज सिटिंग टू इमीडिएट, यहाँ पे आप राइट पढ़ लेते, इस पोजीशन पे आप राइट पढ़ लेते, जे इज सिटिंग टू अपोजिट टू एल, हु इज सिटिंग टू इमीडिएट राइट की बजाय आप यहाँ पे भी लेफ्ट पढ़ लेते,
ठीक है, हु इज सिटिंग सेकंड टू दी राइट ऑफ एल आप पढ़ लेते, आपका क्वेश्चन सेम तरीके से सोल्व होता जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आउटसाइड वाले में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, या फिर आप दिमाग लगा लो भाई आउटसाइड में, जैसे मैंने बताया आउटसाइड सेंटर में यहाँ पे आप ये कर लो, क्लोक में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और एंटी क्लोक में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप वैसे कर लो, क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट तरीका जो है जल्दी फास्ट करने का, ना उलझने का, वो मैंने आपको बता दिया इसमें। ठीक है, एक बार ट्राई करना सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में, ये चीज भी बहुत मजा आएगा। बढ़े आगे 10वें क्वेश्चन पे, चलो 10वां क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नॉट बिलोंग टू ग्रुप बताना है। ठीक है, नॉट बिलोंग टू, ये चीजें पढ़ा करो, क्वेश्चन को जरूर पढ़ा करो। ठीक है, अब क्या है कि वोवल्स भी हो सकते हैं, दैट वर्ड द वर्ड्स मस्ट बी कंसिडर्ड मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड एंड मस्ट नॉट बी ग्रुप्ड एज, ओके ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है कि ये जरूर देख लेना कि क्या लिखा गया, नंबर ऑफ वोवल्स और कॉन्सोनेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, एक ई है, एक आई है, एक ए है, वो कहेंगे कि इसमें 3 वोवल्स है, उसमें 2 वोवल्स है, ऐसा कुछ है ही नहीं। उन्होंने पहले बोल दिया कि कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस है, कुछ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड है, उससे कंपेयर करके बताओ। तो ठीक है, वो क्वेश्चन को पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखो, जैसे मैं हूं, मैं अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता तो मैं कैसे करता, देखो क्लैरिनेट का भाई मुझे तो नहीं पता, इतनी तगड़ी इंग्लिश नहीं है मेरी। हाँ ठीक है, इंग्लिश काम चलाओ जरूर है, जो प्रीवियस ईयर में पूछी जाती है, लेकिन क्लैरिनेट का मतलब मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं शायद इसको, इस चीज को एक बार स्किप करता। ठीक है, फ्लूट मुझे पता है कि ठीक है भाई, फ्लूट हो गया। पियानो, फ्लूट मुंह से बजता है, पियानो हाथ से बजता है। ठीक है, पिकोलो का मतलब भी नहीं पता, तो मैं क्या करता इसमें, फ्लूट पता है मुझे, ये पता है, मैं अब यहां से इतना थोड़ा सा आइडिया लगा लेता कि कुछ मुंह से बजाने वाला है और कुछ आपका हाथ से बजाने वाला है। तो मैं ये सोचता कि अब इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करूं, क्या करूं, फंस गया मैं अब। तो मैं पहले हिंदी में ट्राई करता, मैं करता हिंदी का पेपर खोलता। ठीक है, साइड में लैंग्वेज चेंज करता, तो वहां पे क्लैरिनेट की अगर आप हिंदी देखते तो वहां पे शहनाई लिखा हुआ, राइट। वहां से मुझे 99% आइडिया लग जाता कि भाई हाँ, एक मुंह से बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट, एक मुंह से बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट, एक ये फंस गया है। और पिकोलो का मुझे मतलब नहीं पता, तो हो सकता है वो भी मुंह से ही बजाते होंगे, पिकोलो क्या चीज है मुझे नहीं पता, वो भी हो सकता है मुंह से बजाते होंगे, तो मैं पियानो पे टिक कर देता। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि भाई 100% श्योरिटी होनी चाहिए, वो तो नहीं आई, तो मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू करता। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देता कि भाई बाद में हो सकता है कि मेरे दिमाग में आ जाए, कि याद आ जाए पिकोलो क्या चीज है, थोड़ा आइडिया लग जाए, कि कुछ भी करके कैसे भी करके आइडिया लग जाए, तो मैं इसको बाद के लिए छोड़ देता, बट एक बार मैं पियानो टिक करके आगे बढ़ जाता। ठीक है, मैंने बता दिया कैसे कैसे इसमें प्रोसीड करना, वो चीज आप देख लेना। और हाँ, जो क्वेश्चन कुछ बच्चे इसमें डिमांड करेंगे कि आपने हिंदी का पेपर नहीं सोल्व कराया, तो थोड़ा यार कोशिश किया करो कि इंग्लिश में ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, रीजनिंग के, क्योंकि जैसे वो बोलते हैं, खासकर रीजनिंग के क्वेश्चन तो आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करो, क्योंकि वो बोलते हैं कि जो इंग्लिश में दिया गया हम तो वही मानेंगे, है ना। तो थोड़ा कोशिश किया करो, मैथ में तो टर्म्स ही अलग हो जाती है, तो रीजनिंग में ट्राई किया करो। बाकी रीजनिंग में यार ऑलमोस्ट सेम ही रहती है चीजें, कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, है ना। उसमें कोई, आपको इंग्लिश हिंदी सब बराबर ही है, लगभग बराबर है। थोड़ा कोशिश किया करो, आपका इंग्लिश अलग से सब्जेक्ट भी है यार, थोड़ी उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। ठीक है, 10 हो गया, 11 करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन की तो मैं इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवा चुका हूँ कि ये तो देखते ही होने चाहिए। सी से डी मतलब +1 किया गया है, यहाँ पे +1 कर दिया सी से डी जाने में, और ओ से क्यू मतलब +2 कर दिया, एम से +1 कर दिया, ठीक है, फिर +2 कर दिया, फिर +1, फिर +2। कुछ नहीं है यार, ऐसे क्वेश्चन तो तुरंत उड़ाया करो, क्योंकि हमने इतनी भारी प्रैक्टिस ली हुई है इसकी। एम से +1 करके एन, 15 से 2 17, एन क्यू कहाँ पे दिया गया, थर्ड ऑप्शन में दिया गया, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ो आगे, ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं है। और अगर किसी को ये भाई ये इनमें बहुत ज्यादा टफ वाले क्वेश्चन जो टफ लगते हैं, सब पढ़ाए हुए हैं, सब पढ़ाए हुए, चैनल पे जाके देख लेना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को वाइडली पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हो, पूरा अच्छे तरीके से, वो देख लेना। ठीक है, पोस्टमार्टम ही किया गया हर इस चैप्टर का। तो अब कर रहे हैं 12th क्वेश्चन। ठीक है, 12th क्वेश्चन में जब फर्स्ट टाइम देखेंगे, तो इसमें क्या रहेगा, देखो यहाँ पे मुझे एक चीज नोट करनी है इसमें। ठीक है, वो क्या है, इसमें देखो, ये आपका एरो जो है, एरो जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, और इसके राइट में डंडी बनी हुई है। ठीक है, इसका राइट ये है, इसका लेफ्ट ये है। सेकंड फिगर को देखो, ये एरो इस साइड जा रहा है, ठीक है, और इसके
राइट में ये है और ये लेफ्ट में है, ठीक है, राइट साइड डंडी बनी हुई, आप हर जगह ध्यान से देखेंगे। उसके बाद थर्ड फिगर को देखो, ये इधर है, इसका राइट क्या होगा, ये राइट होगा, इधर ही डंडी बनी हुई है। फोर्थ को देखो, फोर्थ का राइट क्या है, ये, जैसे ये वाली फिगर है इसका ही तो है, ठीक है, और इसका लेफ्ट में डंडे बना दिए यहाँ पे। फिफ्थ फिगर को देखो, इसका राइट ये, लेफ्ट ये, लेफ्ट में डंडी बनी हुई है, तो ये इसमें ऑड वन आउट था, क्योंकि यहां पे अपने को दैट वन डिफर्स ही निकालना था। ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको आज की डेट में नोट करके चलनी है, क्योंकि यहां पे क्या बोला गया, आपको ऑड फिगर फाइंड आउट करनी है भाई, ठीक है। कुछ बच्चे इसके अंदर फिगर सीरीज के क्वेश्चन को समझ के इसमें वही लगाते रहते हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, राइट। बट ये गलती मत करना, ठीक है। मेरी नजर में काफी बच्चे ऑलरेडी, मैं जिनको जानता हूं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इनमें टाइम वेस्ट करके आए हैं, फिर कुछ गलत मार्क करके आए हैं, ठीक है, फिगर सीरीज का क्वेश्चन समझ के। लेकिन ये क्वेश्चन किस चीज का है, ये क्वेश्चन ऑड वन आउट का है, तो ऊपर एक बार स्टेटमेंट को जरूर पढ़ लेना, तभी क्लैरिटी आ जाएगी कि ऑड वन करना है या क्या करना है, और आसान भी हो जाएगा क्वेश्चन। ऑड वन के क्वेश्चन फिर भी आसान है, और फिगर सीरीज के भी क्वेश्चन मैंने पूरा निचोड़ निकाला हुआ है, उसको जरूर जाके देख लेना, मेंस में बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में डंडी को बना दिया गया, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, इसको फर्स्ट गो में ही हम कर देते हैं। चलो 13th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 13th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्रॉस की वैल्यू आपको, क्रॉस, ठीक है, इसकी वैल्यू दी गई है 66, और क्या है ये चार्ट, एक सेकंड, चार्ट की वैल्यू 90 दी गई है, सिंबल की वैल्यू पूछी है। ओके वेट, इनको भी आपको पहली बार में ही करना है, क्योंकि मैं बता देता हूं आपको, मैं जो नहीं करना वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। 3, 18, 15, 19, 19, जल्दी जल्दी कोई कैलकुलेशन करनी है। 19, 19, 38, 38 और 15, 53, 53 और 18, ठीक है, कितना हो गया, 71 और 3, 74 हो गया। ओके, इनका टोटल 74 हो गया। उसके बाद 3, 8, 1, 18 और 20, 20 और 18, 38 और 1, 39 और 8, 47 और 3, 50 हो गया, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेते हैं, 8 और 3, 11 और 1, 12 और 18, कितना हो गया, 30 और 20, 50, ठीक है। 18 और 3, 21, 21 और 15, 36, 36 और 38, 74, ठीक है ना, कैलकुलेशन तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसके आसपास 50 के आसपास 90 नहीं है, लेकिन ये इसके पास था, तो एक काम करते हैं, अपोजिट सम निकालते हैं। ये तो अपन ने डायरेक्ट सम निकाल लिया, एक बार अपोजिट सम जरूर निकाल लें फर्स्ट गो में ही। अपोजिट सम वो मैंने आपको बताया, 27 इंटू में जितने भी नंबर हो, जितने भी लेटर्स होते हैं, माइनस में जो आपका नॉर्मल सम है, ये मैंने आपको सब समझाया हुआ है, ठीक है। तो 27 इंटू में 1, 2, 3, 4, 5, 135, ठीक है, -74, पांच में 4 गया एक, ये कितना हो गया, 61, -74, 61 आ गया इसका आंसर अपोजिट सम का, ठीक है। अब इसका बताओ, 50 था, 27 पंजे 135, 135 में से आपने 50 घटाया, कितना आ गया, 85 आ गया, इसका 85 आ गया अपोजिट सम। मैं यहाँ पे 85 लिख देता हूँ अपोजिट सम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 61। तो पांच नहीं जोड़ रही, आप बताओ, पांच नहीं जोड़ रहे क्या, ये पांच जोड़ रहे हैं मेरे ख्याल से। देखते हैं पांच जुड़ रहे हैं, छह जुड़ रहे हैं, क्या जुड़ रहा है समझ नहीं आया। सिंबल की वैल्यू निकालो जल्दी। सिंबल में आपने किया 19, 25, 44, 44 13 57, 57 और 2 59, 59 और 15 74 और 12 86, 86 आ गया। अब 27 छिक्के कितना होता है, 162 होता है, माइनस कर लो जल्दी, ठीक है, ये आ गया 76। अब 76 में पांच जोड़ो, 81 नहीं आया ना आंसर, क्यों, क्योंकि पांच नहीं जोड़ रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स को ऐड कर रहे हैं। अपोजिट सम प्लस लेटर्स, जितने लेटर्स हैं, इसमें कितने भाई, इसमें 6 हैं, तो यहाँ का आंसर 82 आ जाएगा, 76 प्लस 6, 82। देखो एक बार में हो गया ये क्वेश्चन, एक बार में हो जाएगा, लेकिन हाँ इसमें 1 सवा मिनट लग जाएगा, डिपेंड ऑन आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। अगर आप कैलकुलेशन बहुत जल्दी करते हैं, मेरी कैलकुलेशन अच्छी है, तो मैं इसको बहुत जल्दी फर्स्ट गो में ही अटेम्प्ट करता हूँ और फास्ट फास्ट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन पे ही इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा, सबसे बड़ी बात रहेगी, ठीक है। बट फर्स्ट गो में इस ऐसा क्वेश्चन कर लें जिसमें आपको अपोजिट सम के आसपास या फिर नॉर्मल सम के आसपास की कुछ चीजें दी गई हो। बट अगर यहाँ पे कुछ, जैसे आपने अपोजिट सम भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, उसके आसपास कोई वैल्यू नहीं दी गई, बहुत ही दूर की वैल्यू दी गई है,
तो हो सकता है चांस उसमें कुछ टफ चीज लगी हो, तो इस क्वेश्चन को पहले गो में स्किप करना है, उस केस में, इस केस में स्किप नहीं करना है। 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन को जब आप ढंग से देखेंगे, जिसमें भी आपने क्वेश्चन को पहले ऊपर पढ़ना है, फोर आर अलाइक इन सम मैनर, वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ओड फिगर ही निकालनी है। ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, फिर से आपने ध्यान से पढ़ा इसको। देखो इसमें अगर एक रो एक कॉलम, ध्यान से देखो, ये पूरी रो है, इसमें एक एलिमेंट मिल गया, इस रो में भी एक एलिमेंट मिल गया, इस रो में दो मिल गए, कोई बात नहीं। कॉलम देखो ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा है, ये भी भरा है, ये भी भरा है, कॉलम ये भी भरा है, यहाँ कॉलम नहीं भरा भाई, यहाँ कॉलम भरा है, यहाँ भरा है, यहाँ भरा है, भरा भरा भरा, भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा 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 भरा, सब फील्ड है। एक कॉलम भरा हुआ नहीं है, वो किस में है, वो इस केस में है, तो ये आंसर हो जाएगा। तुरंत आप मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बट किसी को भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है, जैसे मैं ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ वहां पे, तो मुझे श्योरिटी होती है कि यही ऑड बना होता है। बट अगर आपको उसके में थोड़ा सा भी डाउट है, आप मार्क फॉर रिव्यू जरूर करें, जहां पे भी आपको थोड़ा दिक्कत हो, मार्क फॉर रिव्यू जरूर कर लें, ठीक है। बढ़े आगे, इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी पकड़ सकते थे आप इस क्वेश्चन में कि क्या ऑड बना आउट है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में काफी लोगों को दिक्कत आती है, सोचते हैं कि छोड़ दें या फिर क्या करें। बहुत सिंपल है यार ये क्वेश्चन। देखो आप यहां से देखो, CLQ लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NDK। जो रिलेशन यहाँ होगा वो यहाँ होगा। आप एक बात बताओ मुझे, आप अगर सपोज करो यहाँ से इस एलिमेंट को पकड़ते हैं A, अगर यहाँ पे आप A की बात करते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक काम करता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट उठा लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ मैं क्या करूंगा, इन क्वेश्चन को कैसे फास्ट करें, राइट। देखो ये इसका नंबर लिखो 3, ठीक है, इसका नंबर 14, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट से क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं अपन। 3, 14, और यहाँ पे इसका सबके 1 नंबर डाल दो, फर्स्ट फर्स्ट वाले को नंबरिंग कर दो 1, इसको 16, ये 5, और ये कितना 17, और ये कितना 4, और ये कितना 16। इन इनको उठा लो यहाँ से। अगर आप यहाँ से उठाएंगे, अगर यहाँ पे आप एक रखते हैं, सपोज करो आप ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, अगर आप पहले को एक बोलते हैं, एक से कोई चीज, एक से कोई चीज 3 पे गई है, जैसे मान लो AJS लिखा हुआ था ना यहाँ पे, मैंने बोला इसको एक बोलो आप, सिर्फ एक देखना आपको, एक से कोई चीज 3 गई है मतलब +2 हुआ है। सेम टू सेम यहाँ होना था, यहाँ होना था, तो यहाँ पे P आना चाहिए, फर्स्ट वर्ड जो आना चाहिए वो आंसर में P आना चाहिए, 16 होना चाहिए P। तो यहाँ पे तो लेकिन 13 दिया गया है, तो मतलब पहला ऑप्शन तो तुरंत गलत कर सकता हूं मैं, पहला ऑप्शन तो मैं गलत कर दूंगा कि नहीं है भाई आंसर। लेकिन मेरा इससे आंसर ही आ जाएगा, एक बार में ही आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक से कोई चीज 3 पे गई है, तो 14 से 16 पे जानी चाहिए थी, वो रही आंसर, खत्म। आप यहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, जैसे अब। लेकिन आप आगे भी देख लो, यहाँ पे देख लो, एक बार आप कर सकते हो, तो और अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को, जल्दबाजी नहीं। यहाँ पे देखो 5 से चीज 3 पे गई है, फर्स्ट केस में मैं इस, ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, EIT, ये ऐसा हुआ ना, EIT, इसको छोटा छोटा लिख लो, CLQ। सिर्फ आपको मैं ये हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये वाले 5 से कोई चीज 3 पे गई है। अब देखो NDK, NDK, NDK मैं छोटे छोटे लिख देता हूँ, और मैं क्या क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, NDK का QBN बनना चाहिए। तो भाई यहाँ पे 14 और यहाँ पे 17, ये देखो 5 से 2 कम, 14 से 3 ज्यादा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा उस केस में। फोर्थ ऑप्शन भी आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन जब आपको मैंने बता दिया कि सेकंड में जो चीज चली है, वो चीज दोनों में मैच करेगी, मतलब आपको मैं फिर से एक छोटा सा एक तरीके से, मतलब शॉर्ट समराइज करके एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। आपको क्या करना है, ऑप्शन से आपको उठाना है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, कैसे मैं इस क्वेश्चन को समझा सकता हूँ, वो चीज देखते हैं। यहाँ पे आपको ये वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि क्या करना है। ये वैल्यू आपको दी गई है CLQ, ठीक है, और अब आपको ये वाली वैल्यू बतानी है, ठीक है, और आपको यहां दिया गया है NDK। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे दिया गया है 3, यहाँ पे ये दिया गया है 14। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन को उठाओ, आप सेकंड ऑप्शन का एक, मतलब किसी भी, आप जो जितने भी ये क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं, जितने भी ऑप्शन दिए गए, इनका फर्स्ट 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 एलिमेंट को उठाओ, AAEED। सपोज करो मैंने सेकंड उठा लिया, यहाँ पे दिया गया AOO, बस उसकी ऊपर एक फर्स्ट एलिमेंट को मार्क कर दो, 1 से 3 गई, तो 14 से 16 जाना चाहिए था। क्या ऑप्शन में P भी है, सेकंड ऑप्शन में P है, मतलब आपका वही वेरीफाई हो सकता है क्वेश्चन। ये मैं इतनी देर से कहना चाह रहा
समझ गए? तो आपका वहीं आपका आंसर पता चल जाएगा। बढ़े आगे, तो ये क्वेश्चन बहुत फास्ट हो जाएंगे अगर आप इस चीज को इसको समझ पा रहे हैं। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में। फिर आते हैं 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन को करते हैं। 16th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब अपने अपने वे से करते हो, मैं अपना तरीका होता है तो क्या तरीका है। देखो, सब नॉर्थ की तरफ मुंह है सभी का, ठीक है। फिफ्थ है राइट एंड से प्रिंस, राइट एंड यहां से फिफ्थ है इस साइड से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे चार लोग बना लिए और यहाँ पे प्रिंस है, पांच लोग, फिफ्थ बंदा प्रिंस है, ठीक है। प्रिंस है ये। अमित इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड। चार और एक पांच, पांच और यहाँ पे नौ लोग और खड़े होंगे, 14। और फिर अमित खड़ा है यहाँ पे राइट हैंड से। ये राइट हैंड है, ये मेरा यहाँ से कोई लेफ्ट हैंड है, ठीक है। यहाँ पे अमित खड़ा होगा, चार लोग ये रहे, फिर प्रिंस खड़ा है, फिर ये नौ लोग खड़े हैं, फिर अमित खड़ा है, ठीक है। अमित इज एग्जैक्टली बिटवीन द प्रिंस एंड आदित्य। ये प्रिंस है और आदित्य कहाँ है वह, उनके बिल्कुल बीचों बीच है। तो सेम टू सेम सिमिलरिटी होगी, सिमेट्री होगी। यहाँ पे ये और आदित्य यहाँ पे है, ठीक है। तभी तो बिल्कुल बीचों बीच अमित आएगा यहाँ पे, देखो सेम। तो बिल्कुल बीच में अमित खड़ा है आदित्य के और प्रिंस के बीच में। ये आदित्य और आदित्य और प्रिंस के बीच में अमित आ गया, ठीक है। इफ आदित्य इज सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब यहाँ पांच लोग और होंगे, पांच लोग और होंगे, तभी तो आदित्य यहाँ बैठा हुआ है। ये रहा आदित्य लेफ्ट हैंड से, पांच लोग ये बैठे, फिर सिक्स आदित्य है, सिक्स, ठीक है। ये देखो यहाँ से फोर्थ और ये फिफ्थ, नौ लोग ये 15th, ऐसे ऐसे करके बताया गया। मैं इसको इन क्वेश्चन को इसी तरीके से करता हूँ। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन रो, जोड़ लो भाई। पांच और एक छह, और नौ 15, और एक 16, और नौ 25, और एक 26, और चार 30 लोग हैं इस रो के अंदर। इन सभी को जोड़ दो बाद में। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करता हूँ। अगर किसी को कोई और शॉर्ट ट्रिक आती हो तो वो बाद में अपने हिसाब से भी कर सकता है। बट इन क्वेश्चंस में ट्रिक मत लगाओ। वो जो होते हैं कि राइट से आप लेफ्ट में भेज दिए गए, लेफ्ट से राइट में, उसमें थोड़ा बहुत आप कुछ, मैं एक दो फॉर्मूले आपको बाद में कभी बता सकता हूँ वीडियोस के अंदर, लेकिन इसमें आपको डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन, देखो। आप में आपको ये क्वेश्चंस कैसे करना, ये वाला फास्ट कैसे करें, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। 45, 9, 12, 5, 3, पहले ये नंबर लिख लो ऐसे ना। फिर प्लस, इंटू, इंटू दिया गया, इंटू की तरफ देखा करो, इंटू में डिवाइड दिया गया। डिवाइड को क्या बोला गया, डिवाइड को प्लस बोला गया। माइनस को क्या बोला गया, माइनस को मल्टीप्लाई बोला गया। प्लस को क्या बोला गया, माइनस बोला गया। बस पांच, 12 पंजे 60, -3, 62, आंसर खत्म। आगे बढ़ो भाई जल्दी, अब टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना, बढ़ो आगे। ये क्वेश्चन, आपको इसमें क्या बताना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और सेम ऑप्शन नंबर पे एक्सेप्ट वन, ओड वन आउट का क्वेश्चन है। ओड ओड नंबर पेयर निकालना है, ठीक है। देखो, इन क्वेश्चन को जब वैल्यू करते हैं, जब इनकी तवज्जो देते हैं, जब ये क्वेश्चन हार्ड आ रखे हो, लेकिन ये जब क्वेश्चन इजी है और हम जब इतनी लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस कर चुके हैं पास्ट में, तो फिर इन क्वेश्चन को वहां पे जाते ही तुरंत खत्म करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिख गया होगा, 10 तिया 30 + 3, कह सकते हो आप। 8 तिया 24 + 5, 6 तिया 18 + 3, 2 तिया 6 + 3। मैंने क्या बोला, 10 तिया 30 + 3, 33, 2 तिया 6 + 3, 9, 8 वाला नहीं हो रहा, 6 तिया 28, 18 + 3, 21, 8 तिया 24 + 5 दे दिया यहाँ पे, तो ये ऑड वन आता है। अब बच्चे क्या बोलेंगे, सर कैसे पता चला, वो बता दीजिए। तो वो ऐसे पता चला आपको, देखो यहाँ पे 10 के आसपास आपको सोचना है, 10 से 33 तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ, 3 गुना कर देता हूँ, ठीक है। फिर आपने कहा 21 तक कैसे पहुंच सकता हूँ, 6 से 21 तक 3 गुना कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने दोनों में 3 गुना सोचा और 3 ऐड करने की सोची, तब आपको, फिर आप करेंगे सेकंड ऑप्शन को सोल्व, जो 2 और 9 वाला है। 2 तिया 6 और 3 गुना कर दिया और 3 ऐड कर देता हूं, तो आप फील करेंगे 2 तिया 6 + 3, 9, यहाँ पे भी वो चीज मैच कर गई। आपको इसमें एक छोटी सी चीज जो हमेशा याद रखनी है, हाँ, कभी भी ये चीज 2:9 से ट्राई ना करें कि 2 तिया 6 + 3। भाई छोटे नंबर पे कभी भी ये चीज ट्राई मत करो, क्योंकि छोटे नंबर से तो बहुत सारी चीजें निकल सकती है। 2 का क्यूब 8,
प्लस 1 9 ऐसा भी हो सकता है, 2 चौक 8 प्लस 1 9 ऐसे भी हो सकता है। तो छोटे नंबर्स कभी भी आपको रियल वैल्यू नहीं देते, रियल सॉल्यूशन नहीं देते, रियल हिंट प्रोवाइड नहीं करते। जैसे मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया है, जो आपकी ऑड वन आउट रही है, जो आपकी रीजनिंग ड्राइव रही है, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि छोटे नंबर से आपको पता नहीं चलता, जो बड़े नंबर होते हैं उनसे आपको एक हिंट जरूर मिलेगी। जैसे 10 और 6 को देख के यहाँ पे पता चल रहा था कि अपने को क्या इसमें मेथड लगेगा, क्या लॉजिक लगेगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलो 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में सबसे पहला काम, कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखो, आपको लेना है इनका डिफरेंस। चलो डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे 377 है, डिफरेंस लो। 12 में से 9 गया 3, और ये 52 बच गया, 52 में से 18 गया 34। ठीक है, चलो 6 में से 2 गया 4, और 31 और 53। अच्छा ये यहाँ, अच्छा बड़ा नंबर हुआ है तो इसमें से माइनस करो। 12 में से 6 गया 6, और 3 में से 1 गया 2, 5 में से सॉरी 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज मुझे समझ आ गई कि ये 7 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, देखते ही समझ आ गया। तो अब इधर यहाँ पे आना चाहिए 125 का डिफरेंस, और यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 64 का डिफरेंस। ऐसी कौन सी चीज है? और एक आपको यहाँ से बढ़ा हुआ नंबर लिखना है, इधर जो नंबर लिखना है वो बड़ा नंबर लिखना है, फिर एक छोटा लिखना है, फिर यहाँ से बढ़ा के लिखना है, फिर छोटा लिखना है। तो यहाँ पे 325 ऐड करोगे या माइनस करोगे? ऐड करोगे। जब भी आप इस साइड जा रहे थे तो आप प्लस कर रहे थे, राइट? 189 से 532 की तरफ आपने प्लस किया था। मतलब कहने का मतलब 7 का क्यूब जो था वो ऐड हुआ था, ऑड वाला ऐड हुआ था, और इवन वाला माइनस हुआ था। तो ऑड है ना 5 का क्यूब, तो ऑड है तो माइनस, ऑड वाला तो प्लस कर दो। तो 316 में आपको 125 को प्लस कर देना है, तो 441 आ जाएगा। ये लो आपका आंसर। माइनस आपने क्यों नहीं किया वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको 441 में से 64 भी माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करना है और यहाँ पे प्लस करना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 377 आ जाएगा, जो आपने क्रॉस चेक भी कर लिया। ठीक है, तो इसमें क्यूब की सीरीज बन रही थी, डिफरेंस में क्यूब की सीरीज थी। ये भी मैंने सीरीज के अंदर बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो आपने समझ लिया यहाँ पे कि प्लस कब करना है, माइनस कब करना है। इवन में आपको आपको माइनस करना पड़ा, मतलब हमेशा नहीं करना ऐसा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमेशा नहीं करना। इसमें आपको इवन में माइनस करना पड़ा, और ऑड था जब प्लस कर रहे थे, तो यहाँ पे आंसर 441 हो गया। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 20th क्वेश्चन पे। सिलोक का क्वेश्चन है। सिलोक का अब मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ और आप किस तरीके से पढ़ते हैं, सबका अपना अपना वे होता है। मैंने किसी ऑफलाइन कोचिंग में जिस तरीके से सीखा था, मैं आपको उस तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सम पोएम आर हॉर्सेस, सम पोएम आर हॉर्सेस, ऑल हॉर्सेस आर टॉयज, ऑल हॉर्सेस आर टॉयज, ऑल टॉयज आर शिप्स, ऑल टॉयज आर शिप्स। मैं ऐसे बना लेता हूँ एक फिगर। और जहां पे सम पोएम हॉर्सेस दिया था, मैं उसको एक एक ऐसी कैटेगरी में मान लेता हूँ कि जब सारे के सारे पोएम हॉर्सेस रहे होंगे, तो सारे पोएम इसी के ऊपर हॉर्सेस ओवरलैप है, मेरा इसी के ऊपर ही ओवरलैप है हॉर्सेस। और जब ऑल हॉर्सेस आर टॉयज है, तो इसी के ऊपर मैंने टॉय भी ओवरलैप कर दिया। और ऑल टॉयज आर शिप्स है, तो मैंने इसके ऊपर एक शिप भी ओवरलैप कर दिया। दो केस बना लेता हूं मैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब जो मेरा आंसर होना चाहिए वो दोनों तरफ आपका वो आना चाहिए। जैसे मान लो कि अब मैं कंक्लूजन को सोल्व करता हूं, इसके बाद में मैं पहले दूसरा कंक्लूजन सोल्व कर रहा हूं, वहां से देख लेना, आप समझ आ जाएगा। सम हॉर्सेज आर शिप्स, क्या हॉर्सेज और शिप्स का यहाँ पे कुछ है आपस में कनेक्शन? बिल्कुल है। हॉर्सेज आपके शिप्स के अंदर ही है, तो कुछ हॉर्सेज शिप्स के अंदर है, तो ये चीज ठीक है। सम हॉर्सेज आर शिप्स, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, इस केस में भी हॉर्सेज और शिप्स का आपस में कनेक्शन है, तो यहाँ पे भी ये ठीक होगी। तो सेकंड कंक्लूजन तो मेरा हो गया ठीक। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन को तो मैं ओके बोल दूंगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद में अब बात कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट की। तो फर्स्ट में क्या होता है, जब आपको यहाँ पे ओल्ड टॉयज आर पोएम्स अगर ऐसा दिया गया होता, तब क्या करते? ओल्ड टॉयज आर पोएम्स, देखो यहाँ सारे टॉयज पोएम्स नहीं है, इस केस में तो मैं काटा मार दूंगा। ऑल टॉयज आर पोएम्स, क्या टॉयज सारे टॉयज पोएम्स है? कुछ कुछ है, कुछ कुछ है, ठीक है, कुछ कुछ। तो यहाँ पे मैं मतलब ऑल टॉयज वाला रख के चल रहा हूँ कि एक केस में अलग रख के चल रहा हूँ, ऑल टॉयज आर पोएम्स, तब मैं यहाँ पे काटा मार देता। ऑल टॉयज आर पोएम्स, अगर यहाँ देखें, इस फिगर में देखो, इस फिगर में अगर आप ऑल टॉयज आर पोएम्स दिख रहा है आपको, तो वो चीज यहाँ ठीक है, फर्स्ट में ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ क्या बोला गया, इज ए पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा हो सकता है?
पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी तो जरूर है। जब एक भी टिक आ जाए दोनों में से एक भी जगह, तो पॉसिबिलिटी के केस में उसको मैं आंसर टिक कर देता हूं, उसको मार्क कर देता हूं, तो यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन मेरे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबके अपने अपने लॉजिक्स है। जब मैं अगर ये पूरा चैप्टर आपको खुद से पढ़ाऊंगा तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम पेपर की अटेम्प्ट करने की बात कर रहे हैं कि कौन सा किस टाइम करना है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं इस तरीके से कर ले जाता हूँ उस टाइम पे। चलें आगे बढ़े, इसको बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है मैं अपना पूरा मेथड आपको समझा दूंगा कि मैं किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, बहुत आसान वे, समझ आ जाएगा आपको। 21वां क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन है एस परसेंट, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे पहले अपन क्वेश्चन को ही देखेंगे सीधा, एस परसेंट डी, एस इज वाइफ ऑफ डी। एस वाइफ है तो उसको अपन ये मार्क कर देते हैं, और डी इसका हस्बैंड है। और मैं पत्नी पत्नी वाले, पति पत्नी वाले रिलेशन में इज इक्वल टू का यूज करता हूँ। ठीक है, एस इज वाइफ ऑफ, यहां से पता चला एस इज वाइफ ऑफ डी। ठीक है, डी हैशटैग एफ, डी इज ब्रदर ऑफ एफ, यहां से पता चल रहा है डी इज ब्रदर ऑफ एफ। डी क्या है, भाई है, तो मैं एक डंडी यूज करूंगा, और एफ का भाई है, डी ब्रदर है, एफ का अभी तक जेंडर नहीं पता चला है। एफ एट द रेट जी, एफ इज डॉटर ऑफ जी, एफ डॉटर है किसकी, जी की डॉटर है। सेकंड जनरेशन, ये डॉटर है, जो उनसे ऊपर की जनरेशन होगी उसको ऊपर की तरफ प्लेस कर दिया। जी एट द रेट जी एंड एच, जी इज हस्बैंड ऑफ एच, जी इज हस्बैंड ऑफ एच। जी कौन है, हस्बैंड है एच का। मैंने क्या बोला, ये पति पत्नी में इक्वल टू, और हस्बैंड है तो ये वाइफ हो गई। ठीक है, एच एंड एट द रेट जे, एच इज डॉटर ऑफ जे, एच इज डॉटर ऑफ जे, एच इज डॉटर ऑफ जे। यहां से समझ आ रहा है, एच कौन होगी, डॉटर होगी, तो एच का आपको जेंडर पता चल गया तो उसको माइनस मार्क कर दिया। हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, एफ क्या निकल के आई, देखो ये इसके, जी कौन था, जी फादर थे, जी फादर थे, तो फिर एच मदर थी, तो एच की एफ क्या लगी, बेटी लगी। क्लीन है, बिल्कुल क्लियर है ये बात। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जी फादर निकले था ना यहां से, ये अपन ने बनाया था, और फिर वो आपस में हस्बैंड वाइफ थे, तो फिर ये उनकी बेटी होगी। खत्म क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। इसको भी फर्स्ट गो में ही करना है, अगर जरा से भी कॉम्प्लिकेशन लगे भाई छोड़ दो, और अगर गलती हो रही हो बातों से छोड़ दो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 22वां क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को तो देखते ही टिक करके भागने का बस, क्या ही दिक्कत है ना, इसमें तो मेरे को फर्स्ट दिख गया, तो बढ़ जाते हैं आगे। लेकिन अगर किसी को नहीं आता समझ, मैं उसको बता देता हूँ। देखो क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पे इधर इसकी वाटर इमेज देख लो यार, ये इसकी वाटर इमेज ही होगी ऊपर जो बनेगी। ठीक है, और जब आपको ऐसे देखना हो कि इधर क्या आएगा, तब आप मिरर इमेज देख लिया करो। तो मतलब ये कोई अलग चैप्टर नहीं है पेपर फोल्डिंग, इसमें आपको दोनों का कॉम्बो देखना होता है। कॉम्बो किस चीज का, वाटर इमेज का और मिरर इमेज का, दोनों का कॉम्बो देख लो, आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। राइट, बढ़े आगे। इस क्वेश्चन में क्या ही बताना है, कुछ नहीं, जल्दी से चलते हैं आगे। 23rd क्वेश्चन देखो, 23rd क्वेश्चन में इसमें सबकी अपनी अपनी अप्रोच है। कुछ बच्चे इसमें पेयर्स बनाते हैं, कि मतलब वो सबसे ज्यादा इजी रहता है कि 7 7 6 6 ऐसे करके 3 3 का पेयर बना लो। बट मैं मोस्टली क्वेश्चन में, जब मैं एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहा होता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बिना पेयर बना के किया क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। जैसे इसमें मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे आपको बीवी दिख गया, गया ये देखो, यहाँ पे बीवी दिख गया, और यहाँ पे भी आपको बीवी दिख गया होगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि एक बार बिना डंडी खींच के, बिना पेयर्स वगैरह बना के कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बी फिट कर देते हैं, कि बी से ही स्टार्ट हो रहा हुआ है। यहाँ पे मैंने बी फिट किया, BVJRW, यहाँ पे भी मैंने बीवी बना दिया, क्योंकि यहाँ पे बीवी था, यहाँ पे बीवी था। अब देखो BVJRW, BVJRW यहाँ पे भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे जे लिख के कोशिश किया, JRW, BVLRW। मैंने कहा चलो कोई नहीं, एल का देखते हैं कहाँ से आ गया, RW तो मैं इसमें फिट करता हूँ, RW, BVR फिट करते हैं। ये चीज नहीं समझ आई अभी तक, है ना, कि जे, और यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या आएगा, और यहाँ पे एल लिख दिया, और यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो ऐसे केस में क्या करना है ना, मैं ये यहाँ आपको बताना ना क्या आएगा, एक यहाँ पे, और यहाँ इसको नीचे उतार लो, एक यहाँ पे आप इसको नीचे उतार लो, एक सेकेंड, BVJ, एक इसको भी नीचे पकड़ लो, इनको डिस्कस करते हैं अलग से, एक इसको भी नीचे पकड़, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ है।
राइट। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एल। तो भाई मेरे, जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था सीरीज का, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी जो 2020 के ही सीएचएसएल और सीजीएल में पूछी गई थी पहले। उससे पहले तो बहुत सिंपल सीरीज आती थी, जैसा होता था वैसा ही पूछ लेते थे। बट वहां से थोड़ा चेंज किया गया कि जे के एल एम, ऐसी ऐसी चीजें डाल दी गई, ऐसी ऐसी चीजें डाल दी गई, और वहां से बंदा थोड़ा फंसने लगा। लेकिन यहाँ पे एक हिंट बहुत बड़ा दिया गया है, जे लिख के और एल लिख के, तो पता चल गया कि जे के एल एम एक एक प्लस वन कर रहे हैं। समझ गए? तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वी जे आर डब्ल्यू, बी वी के आर डब्ल्यू, बी वी एल आर डब्ल्यू, बी वी एम आर डब्ल्यू। बस, मैंने कहा बिना डंडे बनाए भी अपन सोल्व कर सकते हैं। एक बीवी बीवी मुझे थोड़ा दिख गया, बीवी बीवी, अपनी बीवी को याद मत करना, पढ़ाई कर लो, ठीक है। वो मुझे दिख गया तो मैंने उससे क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। डन, समझ गए? और ये कैसे, प्लस वन प्लस वन प्लस वन, क्लीन क्वेश्चन, खत्म। बढ़े आगे, चलो 24th पे चलते हैं। 24th को मैं पहले वो में स्किप करूंगा भाई, स्किप नहीं देखूंगा, पहले स्टेटमेंट पढ़ूंगा भी नहीं, बाद में पढ़ूंगा। यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ, 25 भी स्किप करूंगा मैं। उसके बाद में 26 को भी स्किप करूंगा। 25, सॉरी 24 था ना, 24 को स्किप करूंगा, सॉरी 24 को और 25 को दोनों को मैं एक बार में स्किप कर दूंगा। 25 भी स्किप। आगे बढ़ते हैं, इसको अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं नहीं आंसर देगा तो बाद में करेंगे, पहले एक बार अटेम्प्ट जरूर देना है। डी इज द डॉटर ऑफ एन। डी क्या है, डॉटर है एन की। डी डॉटर है तो उसका जेंडर पता चल गया। एन इज डॉटर ऑफ एच, सेम ही उसमें है। एच एंड वाई, एच इज हस्बैंड ऑफ वाई, पता चल रहा है। वाई एट द रेट एफ, वाई इज डॉटर ऑफ एफ, और ऊपर ले गए भाई, वाई इज डॉटर ऑफ एफ। वाई, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गलती हुई है क्या अपने से? एक सेकंड, यहाँ पे मैं दोबारा बना, कुछ गलती होगी। यहां तक मेरे को समझ आ गया था, उसके बाद क्या था, एच तक पहुंच गए थे हम ना, हाँ। एच एंड वाई, एच एंड वाई, एच इज हस्बैंड ऑफ वाई, एच हस्बैंड है भाई, यहां मैंने गलती मार्क कर दिया था, एच हस्बैंड है वाई का, ठीक है। वाई इज डॉटर ऑफ एफ, वाई डॉटर है एफ की। एफ परसेंट वी, एफ इज वाइफ ऑफ वी, वी हस्बैंड है। समझ गए? अब आपसे क्या पूछा गया, हाउ इज वी रिलेटेड टू एच, वी कौन है एच का? देखो, ये वाइफ है और उनके फादर है, एच की वाइफ के फादर। एच की वाइफ कौन है, वाई, उनके फादर कौन है, वी, वाइफ के फादर। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। डन, बढ़े आगे, चलो 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन, देखो, अगर आपको लॉजिक पहली बार में समझ आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा स्किप कर देने का, एक बार अटेम्प्ट जरूर लेना। तो मैंने इसमें बहुत प्यार से चीजें बताई है कि भाई 7, 3 और 43 लिखा गया है। 7 के आसपास आपको क्या बताया गया मैंने, 43 के कैसे आसपास पहुंच सकते हैं, 7 का कर लो स्क्वायर, 49। कितना कम करने को बोल रहे हैं, 6, 6 कौन हो सकता है, 3 से कैसे 6 बनता है भाई, 3 दूनी, खत्म क्वेश्चन। मतलब मैंने ये बोला, अगर ए रेशियो ए बी सी लिखा हुआ है तो ए का तो कर रहे हैं स्क्वायर, माइनस कर रहे हैं 2b, फिर आ रहा है सी, खत्म क्वेश्चन। लगा लो, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 4 21, 11 का स्क्वायर 121, माइनस 25, दूनी, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10, 111 मिल गया, और सॉरी 111 मिल गया। अब ये वाला करो, कौन सा, सेकंड ऑप्शन। 15 का स्क्वायर 225, माइनस 6 दूनी 12, 34 आएगा क्या, कैसे भी नहीं आएगा। 13 का स्क्वायर 169। मतलब आपको जब आंसर मिल ही गया तो पहले को आंसर मार करके बढ़ जाओ। मैंने बता दिया क्या करना था, ए स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल टू सी, कैसे पता चला, 7 के आसपास 43 कैसे आ सकता है, 7 का स्क्वायर करके आ सकता है, 7 का स्क्वायर से 49, 49 से वापस आओ, कितना वापस आना है, 6 वापस आना है, 6 कैसे आ सकता है, 3 से कैसे आ सकता है, 3 का डबल कर दो 6 मिल जाएगा। क्लीन है, बिल्कुल क्लियर है, ऑल क्लियर, ठीक है। बढ़े आगे, चलो
ओके, ये क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सोल्व कर देना आपको। आगे बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन पे। भाई 28 क्वेश्चन पे मिरर इमेज का क्वेश्चन है। आर से आर को देख लो, ऑप्शन थोड़ा देखा करो। आर को ये लो, यही क्वेश्चन खत्म। ये तो भाई वाटर इमेज होगी, खत्म। ए पहले कैसे आ गया, खत्म। ए कैसे पहले आ गया, खत्म। कर दो टिक, बढ़ो आगे जितना जल्दी हो सके। टाइम वेस्ट नहीं करना, यही तो क्वेश्चन होते हैं जहां पे टाइम बचाना है। बट एक तेज नजर रखनी है कि हाँ ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन ठीक मार्क किया कि नहीं किया, बस इतना। ऑप्शन में ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़े 29 क्वेश्चन पे। 29 क्वेश्चन को पहले गो में स्किप करेंगे। स्किप फर्स्ट गो, इसको स्किप कर देते हैं। फिर बात करते हैं 30th क्वेश्चन की। इसको पहले गो में स्किप किया, 30th क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन आपका क्या है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे दो रेशो बना दिया, फिर एक रेशो बच गया, ए रेशो बी रह गया है। फिर आपको दो ये, फिर आपको सी, और फिर आपसे ये पूछा गया। तो यहाँ पे यहाँ जो एनालॉजी लगी होगी वो यहाँ लगानी, ठीक है। ए से बी में क्या किया गया, एस को कर दिया गया यहाँ पे उल्टा, ऐसे कर दिया गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जब आप बॉक्स बना रहे होंगे, यहाँ पे जो आप बॉक्स बना रहे होंगे वहां पे डी आना चाहिए भाई उल्टा। कहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया, ठीक है। ये ठीक है, ये दो तो हो गए गलत। चलो, इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद एक डॉट का कर दिया दो डॉट, एक स्टार का कर देंगे दो स्टार, एक स्टार का कर देंगे दो स्टार, खत्म। सेकंड ऑप्शन बढ़िया, समझ आ गया। ये वाला भी आ गया। मैंने अब कौन कौन से क्वेश्चन स्किप किए थे, मैंने 29th भी स्किप किया था ना। एक सेकेंड, 29th भी मैंने, अब देखो, अब ये जितने भी क्वेश्चन थे, इनको क्वेश्चंस को करने में कितना टाइम लग सकता था, आप खुद बता दो। ठीक है, मैं एक बार, चलो अभी पहले वही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ टाइम मैनेजमेंट डिस्कस करूंगा। ये हो गया फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। सिक्स्थ क्वेश्चन अपने को करना है, राइट। अब अपन पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या करें, इसके बाद में पहले एक बार डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन ट्राई कर लें, क्योंकि स्टेटमेंट के क्वेश्चन आप थोड़ा सा मेरे ख्याल से लास्ट में अटेम्प्ट करो, जैसे मैं करता हूँ पहले, क्योंकि स्टेटमेंट को समझना है, ठीक है। उनमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आप मैं आऊंगा सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन में क्या किया गया था, सेवंथ क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसे करके एक सर्कुलर टेबल है, उसके एक दो तीन चार लोग बैठे हुए हैं, और उनका फेस है सेंटर की तरफ, बिठा दो। सेंटर की तरफ उनका फेस है। हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, राइट ऑफ ए पे कौन बैठा है वो आपको बताना है, ठीक है। चलो करते हैं। सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, आपको ये बताना है पहला। अच्छा, अब जो स्टेटमेंट दी गई है उस पर काम करते हैं। देखो इसमें क्या क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में आपको कैसे डील करना होता है। पहले एक, जिसको बिल्कुल बेस नहीं पता, पहले क्वेश्चन होता है, फिर उसके बाद में स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट से अपन को पहले सिचुएशन से डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरे से करेंगे। अगर पहले से आंसर आ रहा है तो उसको पहला ऑप्शन मार्क कर देंगे, दूसरे से ऑप्शन आ रहा है दूसरा ऑप्शन मार्क कर देंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन एज इन कि डेटा इनसफिशिएंट वन, डेट स्टेटमेंट वन में डेटा सफिशिएंट है, और स्टेटमेंट टू में डेटा अलग से सफिशिएंट है, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। चलो, सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, मैंने सी को यहां बिठा दिया, या फिर ए को बिठा दो पहले, ए यहां बिठा दो। सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट, मैंने क्या बोला था आपको जब पढ़ाया था अभी सिटिंग अरेंजमेंट को क्वेश्चन, कि क्लॉकवाइज में आपको लेफ्ट होता है, तो सी मैंने यहां बिठा दिया। ओनली वन पर्सन बिटवीन सिट्स बिटवीन सी एंड डी, देखो डी को कहीं भी बिठाओ, पास पास में मत बिठाओ। यहां अगर डी बैठ गया तो देखो एक बंदा बीच में बैठ गया, अगर डी यहां बैठेगा तभी एक बंदा यहां बीच में बैठेगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोला गया कि सी और डी के बीच में कोई नहीं बैठा, अगर ऐसा बोला गया होता तो जो ऊपर मैंने ये एरो बनाया यहाँ पे डी बैठ जाता। समझ आ रही है ना, तो डी सामने ही बैठेगा। तो यहाँ पे किसकी जगह बच गई भाई, बी की जगह बच गई। तो अब इतना करके आपको रुक जाना है, अब आप ऊपर क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। क्या आपको जो पूछा गया है वो मिला, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, राइट ऑफ ए पे कौन बैठा है वो आपको मिला या नहीं मिला। ए के राइट में बैठा है कौन, डी, पता चल गया भाई। मतलब पहली स्टेटमेंट में जो डेटा है, फर्स्ट स्टेटमेंट का जो डेटा है वो आंसर दे रहा है, ठीक है। अब अपन करेंगे दूसरी इक्वेशन को सोल्व, दूसरी स्टेटमेंट को सोल्व। दोबारा से डायग्राम बनाएंगे, एक दो तीन चार लोग बैठे हैं, ठीक है, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड बी, मैंने यहाँ ए को बिठा लिया, आपने यहाँ बी को बिठा लिया, ठीक है। कोई भी एक आदमी बैठ सकता है, या तो यहाँ बैठ सकता है या यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, भैया बी का इमीडिएट राइट कौन है, इमीडिएट राइट कौन है,
ये लेफ्ट की राइट में क्या देखते हैं, क्लोक एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो और सी को यहाँ बिठा दो। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज बिठा दिया। और डी में क्या हो जाएगा, ये डी यहाँ बैठ जाएगा, फिर जो बच गया। यहां से भी आपको पता चल गया कि इसके लेफ्ट में कौन बैठा है, डी। दोनों से आपको आंसर मिल गया। तो मतलब यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट भी अपने आप में कंप्लीट है। तो डेटा इनसफिशिएंट, अब आपको मार्क करना है आंसर। वन इज सफिशिएंट वाइल डेटा इन नोट, टू इज नॉट, नहीं। डेटा इन आइदर स्टेटमेंट वन और टू अलोन, यस। या तो आप वन का डेटा ले लो या टू का ले लो, दोनों से आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो गया ऑप्शन। आपने सेवेंथ क्वेश्चन को भी कर दिया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? मैं अब डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पहले कर रहा हूं, मैं अब चलूंगा सीधा 29th क्वेश्चन पे। ठीक है, 29 पे चलते हैं सीधा, इस पे आ गया मैं 29 की डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन मुझे पहले करने हैं। देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन सबसे अच्छे लगते हैं, सबसे ज्यादा सही रहते हैं, जो थोड़ा सा बच्चे का दिमाग खराब कर सकते हैं, जो क्वेश्चन जहां पे बंदा छोड़ के आ सकता है। ठीक है, इसमें लेकिन केसेस बनाने पड़ेंगे। आप ये चाहे, अब ये आपके हाथ में होता है। अब आप ये वाला क्वेश्चन कर लो, जैसे आपको ये वाला इजी लगा, एक अटेम्प्ट पहले इसको दो। ठीक है, देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह लोग बैठे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा जिनका फेस नॉर्थ की तरफ है, हु सिट्स द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। आपको बताना है कि लेफ्ट ऑफ डी में कौन बैठा है। ए सिट सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ये देखो, ये यहाँ पे भी, यहाँ पे ए यहाँ बैठा होगा। मैं दूसरे पेन से मार्क कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी आए। या फिर ए यहाँ बैठा होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? दो केस हो सकते हैं, दोनों केस को आपको लेके चलना है। एक भी केस मिस हुआ, आपका आंसर गलत होगा। ये चीज समझ जाना, दोनों केसेस को आपको लेके चलना है। ए यहां बैठा है और एक एक केस में एक यहां बैठा है, दो हो सकता है दूसरा केस। क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक्सट्रीम एंड से, एक्सट्रीम एंड यहाँ पे भी है भाई, यहाँ पे भी है। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी। अगर पहले केस में, दूसरे केस में बी यहाँ बैठेगा, तभी तो दो लोग, एक यहाँ बैठ सकता है, एक यहाँ बैठ सकता है। दो लोग बैठने चाहिए बस इन दोनों के बीच में, तो बी को यहाँ बिठा दिया मैंने। अगर वो फर्स्ट केस चल रहा है तो मैंने फर्स्ट केस में यहाँ बना दिया। अब बच्चे कहेंगे सर हमारे पास तो वहां पे अलग अलग पेन तो होंगे नहीं, तो भैया आप एक काम करना, उसी पेन से डैश मार्क कर देना यहाँ पे। ठीक है, ये डैश डैश मार्क कर देना, तब आपको थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, और जिन लोगों की पोजीशन फिक्स नहीं होती ना, जिन लोगों की पोजीशन, उसके ऊपर कुछ मार्क कर दिया करो, एक छोटा सा क्रॉस, ऐसा क्रॉस मार्क कर दिया करो कि भाई इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। आपको पता है, जैसे इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, अभी तक हमें पता नहीं है कि ए यहाँ बैठा है या बी यहाँ बैठा है, तो उसको मार्क कर दो ऊपर। चलो, अब ए से आ गया, ओनली टू ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। अब ई बैठा है राइट ऑफ सी में। यहां पे अगर मैं सी को बिठाता हूँ यहाँ पे, तो ए बैठा हुआ है उसके राइट में। अगर मैं यहाँ पे बिठाता हूँ तो यहाँ, मतलब आपको पता है दो जगह खाली होनी चाहिए ना, दोनों को अगर साथ साथ बिठाना है तो दो जगह खाली होनी चाहिए। कहाँ पे? बस यहीं पे तो है। और ई राइट में बैठा है, ई यहाँ राइट में बैठा है सी के। ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट, यहाँ बिठा दो। ठीक है, अब जो बच गए वो कौन है? अब आप बताओ। अब दो लोग बचे हुए हैं, एफ बचा हुआ है और डी बचा हुआ है। क्या इनकी पोजीशन कुछ पता चली कि कहाँ बैठेंगे? अभी तक नहीं पता चली। तो फर्स्ट में दिया गया है हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। क्या आपको आइडिया लगा? देखो, डी यहां भी बैठ सकता है और डी यहां भी बैठ सकता है। ठीक है, मैं, तो मुझे नहीं पता चला, नहीं पता चला कि भाई फर्स्ट में कौन यहां बैठा और कौन का वहां बैठे। ठीक है, तो मेरा ये आंसर, एक सेकंड सॉरी। ठीक है, तो मेरा ये आंसर फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ अलोन करेक्ट है या नहीं है। ये मेरी लाइन इन्होंने इरेज कर दी क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे ये कह दूंगा कि यहाँ पे डी, यार यहाँ बैठेगा तो मेरा आइडिया नहीं लगा, तो मैंने कहा डेटा इनसफिशिएंट, डेटा इन स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, मैंने उसको अनटिक कर दिया। उसके बाद अब आता है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट को सोल्व करते हैं। सी सिट्स थर्ड टू दी, मैंने दोबारा से लाइन ड्रॉ करी, एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छठा। सी सिट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, ये लेफ्ट हैंड है, पहला, दूसरा, तीसरा, यहां सी बैठा है। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड एफ। देखो भैया, एफ यहां भी बैठ सकता है, इस केस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सेकंड को सोल्व कर रहा हूँ। एक बार आपको सिर्फ सेकंड को सोल्व करना है, एफ यहां भी बैठ सकता है। ठीक है, और एफ की पोजीशन क्लियर नहीं है तो उसके ऊपर मार्क कर दिया मैंने। एफ की पोजीशन क्लियर नहीं तो मार्क कर दिया। ठीक है, उसके बाद बोला गया ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। अब राइट कब होता है भाई?
जब आपने बंदे को यहां बिठा रखा हो, जब लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा होगा, तभी तो वो उसका राइट होगा ना कुछ, अदरवाइज उसका राइट कुछ होगा ही नहीं। तो एफ के थर्ड राइट में बैठा हुआ है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, ई यहां बैठ गया, ठीक है, क्लियर है। अब बताओ, आपको यहां से पता चला कि हु सिट्स द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, इस सेकंड इक्वेशन से, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से बता रहा हूं मैं, नहीं पता चला क्योंकि यहाँ पे ए और बी का जिक्र नहीं किया गया। ए और बी का जिक्र नहीं किया गया तो सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड भी सफिशिएंट नहीं है। मैंने क्या चीजें एक्सप्लेन कर दी, स्टेटमेंट वन का डेटा सफिशिएंट नहीं है, स्टेटमेंट टू का डेटा अलोन सफिशिएंट नहीं है। अब बात आती है टुगेदर फिट करके, टुगेदर फिट कर देंगे इसको, टुगेदर फिट कर देते हैं। टुगेदर जब आप इसको फिट करेंगे तो यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, और यहाँ पे आपने, अच्छा एफ, अब डी यहाँ पे बिठा दिया आपने, जब आपने टुगेदर फिट किया क्योंकि एक ही जगह बची थी। तो अब आपको क्या बोला गया है, हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, लेफ्ट ऑफ डी पे कौन बैठा है, बी, क्या पता चल गया, क्या पता चल गया जब दोनों दोनों को कंबाइन किया, हाँ बिल्कुल पता चल गया, और आपके हो गए भाई साहब -4, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं पता चला, ये -4 करवा लिया आपने, पता है कैसे करवा ली, मैं बताता हूं। आपने ये केस कंसिडर किया कि बी और ए की पोजीशन ये भी तो हो सकती है। यार अभी तक जब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि आपने उसके ऊपर जब ये मार्क किया गया है, उसका मतलब क्या है, कि आपको अभी तक पता नहीं है भाई यहाँ पे बी बैठे है या ए बैठे है, आइदर बी और डी, आइदर ए, आइदर ए और बी, आपको कुछ नहीं पता, कोई भी बैठ सकता है वहां पे डी के बगल में। तो आपको अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिली है उस चीज की कि डी के लेफ्ट में कौन होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको इस क्वेश्चन के अंदर, डेटा सफिशिएंसी का, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आपको यहाँ पे जो समझना था, डेटा इन अलोन, डेटा इन स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट, डेटा इन स्टेटमेंट टू अलोन इज नॉट सफिशिएंट, डेटा इन स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट, डेटा सफिशिएंट है ही नहीं इसमें करने का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। समझ गए, क्लियरिटी आई, ये बात होती है। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन और स्किप किया हुआ था। अब बात करते हैं 29 को, अब मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए, अब लास्ट में जाके मैं स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को सोचूंगा, फिर उनको टिक करूंगा, क्योंकि पूरा पेपर आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा काफी देर तक। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपने कैसे कैसे मैथ लगाना है, कितनी कितनी देर में। अब मैं इन क्वेश्चन के लिए मुझे लगभग लगभग 15-20 मिनट, 15 से 16-17 मिनट मेरे पास बच जाएंगे, ये दो तीन क्वेश्चन को सोचने के लिए 10 से 12 मिनट तो बच जाएंगे। अब मैं इन क्वेश्चन को सोचूंगा, देखो 25वां क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 25वां करें, लाइन से कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं सिक्स्थ मेरे ख्याल से, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन था सबसे पहले, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, स्टेटमेंट दी गई है, देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स टू अर्बन एरियाज एज रिपीटेड क्रॉप फेलियर हैज पुट देम इनटू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। कोर्स ऑफ एक्शन, the villages should be provided with an alternate source of income in their villages which will make them their stay only. पहला, टू इंश्योर देयर सर्वाइवल द माइग्रेटेड विलेजेस शुड बी गिवन एक्सेस टू ऑल हाउसिंग ऑप्शन इन अर्बन। ये दूसरा। देखो इसमें क्या बोला गया है कि लार्ज इंक्रीज इन माइग्रेशन ऑफ विलेजर, माइग्रेशन हो रहा है विलेजर्स का अर्बन एरिया से टू, सॉरी रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में। क्यों, क्योंकि क्रॉप फेलियर हुआ है, क्रॉप फेलियर हो रहा है, उनको वहां पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, रूरल एरिया को छोड़ के अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। देखो पहला ऑप्शन दिया गया है, तो उसमें अब क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम ही है, ये कुछ तो इसका सॉल्यूशन आपको ऐसा देना पड़ेगा कि लोग वहां पे कुछ रुक जाए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट जो है बोथ साइड नीडेड है, अर्बन एरियाज में भी ऐसे ही रूरल एरियाज में भी। तो विलेजेस शुड बी प्रोवाइडेड विद एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम इन देयर विलेजेस विच विल मेक देम स्टे देयर ओनली। विलेजेस को कुछ अल्टरनेट सोर्स देना चाहिए इनकम का अब उनके ही गांव में, ताकि वो वहां पे स्टे करें। जैसे सरकार को कुछ वहां पे एक ऑफिस खोल देने चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई कोई काम कर सके, कुछ भी अल्टरनेट सोर्स जरूर होना चाहिए। जो इनकम, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी सारी की सारी डिपेंडेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉप पे है, अदरवाइज वो लोग छोड़ के ही भागेंगे। जब क्रॉप फेलियर होगा तो दुनिया छोड़ के भागेगी अर्बन एरियाज की तरफ, क्योंकि वहां पे उन्हें कुछ काम मिलेगा। गांव में रहना कौन पसंद करेगा, गांव में कब कोई रहेगा, जब उनको आप कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जरूर देंगे तभी रहेंगे, ठीक है। कुछ भी सोर्स दे सकते हैं आप, ठीक है, कुछ आप मान लो कि कुछ संस्था खोल दो यार, कुछ भी खोल दो जिससे उनको, आप बंदे को 12-15 हजार रुपए भी मिलेंगे वहां पे, वो भी रुकना चाहेगा वहां पे, है ना।
तो ये वाली बात होती है। अगर पहला केस अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है, उसमें जो, हाँ, कुछ स्टूडेंट ने मेरे को, जब मैंने ये वीडियो आपको वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एनालिटिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट हमारी आप देख सकते हैं जाके, वहां पे ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया गया है। वहां पे बच्चों ने बोला विच विल मेक देम स्टे देयर ओनली। ओनली आपका यहाँ पे सर जो है वो एक्सट्रीम जा रहा है, एक्सट्रीम वर्ड यूज कर लिया तो ये गलत हो गया यार। ये वो ओनली नहीं है उस हिसाब से, ये इंग्लिश वाला ओनली है, ऐसा नहीं होता। मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये आप समझ सकते हो खुद से कि ये वो वाला ओनली नहीं है, ठीक है। और ओनली वर्ड सारे के सारे आप, मतलब मैंने क्या बोला था, ओनली जस्ट मेक द कंक्लूजन वीक, कोर्स ऑफ एक्शन वीक, दैट डजंट मीन कि वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओनली वीक बनाता है, कमजोर बनाता है, दैट डजंट मीन कि वो ऑप्शन नहीं हो सकता है। आपको थोड़ा सा उसको सेंस से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, देन बढ़ते हैं सेकंड वाले की तरफ। टू इंश्योर देयर सर्वाइवल द माइग्रेटेड विलेजर्स शुड बी गिवन एक्सेस टू ऑल हाउसिंग ऑप्शन इन अर्बन एरियाज। देखो, अगर कोई वहां पे माइग्रेट हो रहा है, माइग्रेट होके आ रहे हैं, और अगर आप उनको घर बांटने लगोगे कि ठीक है क्रॉप फेलियर हुआ, आपको घर ले लो, आप यहाँ रहो, आप घर ले लो, आप भी यहाँ रहो, भाई साहब, इससे क्या होगा कि जो लोग प्रॉब्लम में भी नहीं है गांव में, उनको भी बढ़िया हाउसिंग ऑप्शन मिलेंगे, तो वो भी लोग छोड़ छोड़ के यहाँ पे आना पसंद करेंगे। क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि सबको, अगर आप ऐसे पैसा फ्री में देंगे तो दुनिया आपका फायदा उठाएगी, तो लोग वहां से और भी आ जाएंगे, जिनका क्रॉप फेलियर भी नहीं हुआ या जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम से जुड़े थे वो भी आएंगे। तो ये चीज आप ध्यान से रखो कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं करना जिसमें से गवर्नमेंट का कुछ नुकसान हो रहा हो, ठीक है। तो माइग्रेटेड विलेजर्स को सबको अगर आप हाउसिंग ऑप्शन देने लगे तो वैसे भी वहां पे कोई नहीं रुकेगा गाँव में। और प्रॉब्लम यही थी कि भाई गांव में कैसे रोक सकते हैं किसी को, क्योंकि लार्ज इंक्रीज इन माइग्रेशन हो रहा है। माइग्रेशन वर्ड का यूज किया गया है, तो मतलब वो एक स्टेटमेंट, एक सिचुएशन दी गई है, क्योंकि माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। आपके सामने कोई इंटरव्यूअर ने कोई क्वेश्चन दिया है, तो वो इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप उसको समझो, उसको सोल्व करो, ठीक है। उसके बाद बढ़े हम आगे नेक्स्ट की तरफ। ये आपका हो गया सिक्स क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ओनली वन फॉलोज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, मैं अगर खुद इसको एग्जाम में अटेम्प्ट करता शायद थोड़ा सा फंस सकता था। ये एक ऑनेस्ट आंसर है, लेकिन हाँ, लास्ट में थोड़ा सा मैंने जैसे बोला 15 एक मिनट बचा लोगे तो आप इनको बहुत अच्छे से समझ के टिक कर सकते हो, ठीक है। फिर बढ़े अपन 24th क्वेश्चन पे। चलिए 24th, चलिए, एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। अब इसमें करना क्या है, ये स्टेटमेंट है और ये इन्फ्रेंस है। इन्फ्रेंस क्या है? लगभग काइंड ऑफ कंक्लूजन की तरह चलेगा आपका। एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कंटेमिनेट्स सोयल एंड वाटर, रिमेन्स इन द क्रॉप एंड फाइनली एंटर फूड चेन, देयरबाय पोजिंग थ्रेट टू ह्यूमन बीइंग्स। अगर आप पेस्टिसाइड का ज्यादा यूज करते हैं, वो पहले कंटामिनेट किसको करता है? सोयल और वाटर को, फिर क्रॉप्स में भी आता है भाई, और फाइनली वो फूड चेन में आता है, ठीक है। सोयल, देन वाटर, देन क्रॉप, और देन अपने फूड चेन में, और देन फाइनली ह्यूमन बीइंग को वो परेशान करता है। ये सारा पेस्टिसाइड का एक आपने लिंक बना दिया अपने माइंड में, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं वो, एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज नॉट गुड फॉर पीपल। पेस्टिसाइड यहां से स्टार्ट हुए थे। पेस्टिसाइड क्या ह्यूमन के लिए ठीक है? नहीं है। ये कंक्लूजन बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद में अब आपका दिया गया, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन हैव बैड इफेक्ट ऑन वाटर। कि बैड इफेक्ट हो सकता है वाटर पे, तो बिल्कुल हो सकता है यार, यही तो बताया गया है कि सोयल में आएंगे, सोयल से वाटर में, सोयल और वाटर को सबसे पहले कंटामिनेट करते हैं, फिर क्रॉप में आते हैं। इसमें क्या, ये तो बिल्कुल सोचने वाली बात ही नहीं थी। तो इसका तो मैं बिल्कुल बहुत जल्दी बहुत 1 और 2 मार्क करके आगे भी बढ़ जाता। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के अंदर जो चीज दी गई है वो कंक्लूजन में मिल गई। जैसा मैंने स्टेटमेंट कंक्लूजन में पढ़ाया भी था आपको ये चीज, कि जो स्टेटमेंट में दिया गया है वो ही आपको कंक्लूजन में दिखना चाहिए। अगर आपकी स्टेटमेंट में जो दिया गया है और वो आपके कंक्लूजन में नहीं है, और आपने फिर भी अपनी तरफ से कंक्लूड कर दिया, दैट इज नॉट कंक्लूजन, दैट इज अजम्पशन, जो आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं ऐसा। कंक्लूजन होती है कि बिल्कुल आपने 100% कुछ चीज को जस्टिफाई कर रहे हो किसी चीज को, ठीक है। ये चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, अब बचता है आपका कौन सा क्वेश्चन? 24th भी हो गया। अब करते हैं अपन 25th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये। चलो, कंट्री एक्स रिड्यूस देयर क्रूड ऑयल बाय 5-6% इन लास्ट 5 ईयर्स। 6% से क्रूड ऑयल को, इंपोर्ट को कम कर दिया है 5 सालों में। पहला, ठीक है, इसमें आपको कॉज एंड इफेक्ट बताना है कि इसका कौन सा कारण है। The automobile industry in country X has witnessed a sharp decline of 13% in its growth margin this year. Okay.
देखो यार, कंट्री एक्स ने अपना पहला जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें बोला गया क्रूड ऑयल को इंपोर्ट को 6% से घटाया है पिछले 5 सालों में। ठीक है, ऑयल का इंपोर्ट कम किया है 6% से। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में दिया गया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिक्लाइन आया है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्रूड ऑयल इंपोर्ट की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या फर्क पड़ जाएगा? भाई, ऑयल का इंपोर्ट कम है, अगर आपको वहां से ये बोलते कि बिका ऑयल कम बिका है, इंडस्ट्री थोड़ी बंद हो जाएगी। ठीक है, ऑयल कम आ रहा है इसका मतलब ये थोड़ी कि लोग साधन लेना ही बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कंट्री एक्स का एक्स के साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी कोई, इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे, क्योंकि दोनों चीजें आपस में लिंक्ड नहीं है। कैसे लिंक है? हाँ ठीक है, तेल डलता है इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल में, तब वो चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज, छोटा सा पॉइंट है ये, आपको बहुत ढंग से समझना है इसको, कि कंट्री एक्स ने क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम किया है, क्या उसकी वजह से ये चीजें मतलब आप खुद एक समझिए इस चीज को अच्छे से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कुछ फर्क आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। हाँ, हो सकता है कि भाई तेल की बिक्री कम हुई हो, पेट्रोल पंप का मान लो कि जैसे बोलते हैं कि भाई पेट्रोल पंप पहले 1000 थे, आज 700 बचे, 300 पेट्रोल पंप कम हो गए, इस तरीके से अगर कुछ बोला होता तो बात समझ आती। देखो, साधन तो तब भी चलेंगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बना देगी, कुछ भी बना सकती है, तेल पे निर्भरता उतनी नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ अलग कर देगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई तेल नहीं है, कच्चा तेल नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो भैया फिर आप साधन ही बनाने बंद कर दो। तो दोनों अगर कारण रहे हैं, अगर उनका तेल कम हुआ है, तेल पिछले 5 सालों में 6% से घटा है, तो उसका कुछ और रीजन हो सकता है। ठीक है, इफेक्ट तो है वो किसी चीज का, क्यों कम कर दिया वो नहीं समझ आ रहा। क्या पता उनके पास पैसा ना हो, या कुछ भी हो सकता है। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वालों का क्या हुआ है कि भाई मालिक ने कुछ और स्टार्ट कर लिया हो या क्या कर लिया नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि इफेक्ट तो है, इफेक्ट तो है, पर हमें कारण नहीं पता। ठीक है, ये प्रभाव है, पर हमें इनके कारण नहीं पता। तो इसका मैं क्या कर दूंगा, बोथ 1 and 2 आर इफेक्ट्स बट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, मुझे कॉज नहीं पता। ठीक है, तो ये बात आ गई आपको समझ। अब मेरे ख्याल से मैंने आपको एक दो तीन ये मैंने सारे, अच्छा, जो आपको इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझना है, मैंने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझाया है। ये जो स्टेटमेंट एजम्पशन के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन के हैं, कोर्स ऑफ एक्शन है, और आपका कॉज इफेक्ट है, मैंने इनका एनालिटिकल रीजनिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाया। एक बार आप मेंस में जाने से पहले उनको जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, मेरे ख्याल से मैंने आपको सारे क्वेश्चन भी अब लिख लिए थे मैंने, जो स्किप किए गए थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 30 के 30 क्वेश्चन कर लिए। अब मैं आपको बताता हूं, देखो जो आपने स्किप किए थे, जो मेरे साथ में स्किप किए थे, एक मार्क फॉर रिव्यू छोड़ा था आपने। अब आपके हाथ में डिपेंड है कि आप एक क्वेश्चन को 99% पे भी छोड़ के आ सकते हैं। जैसे वो शहनाई वाला क्वेश्चन था, भाई पिकोलो मार के आंसर उसका जो भी पियानो मार के आपने आंसर आगे बढ़ गए थे, मैं तो वही करता हूँ। ठीक है, अब की भाई वो फिक्स कर लेते हैं। अब मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, टाइम बच गया तो ठीक है, उसके बाद भी पियानो मार के, मार्क फॉर रिव्यू था, उसको वहीं छोड़ो, या फिर उसको पक्का करके आप क्वेश्चन को टिक करके आ जाओ। ठीक है, इस तरीके से अटेम्प्ट करते। आपने जो मार्क फॉर रिव्यू और भी कर रखे होंगे उसको बाद में टिक कर लेते। अगर आपका 90% क्वेश्चन सोल्व है, 99% सोल्व है, तो भी मार्क फॉर रिव्यू करना है। ये सबसे बड़ी बात है। पूरा पेपर मैंने आपको अटेम्प्ट करके दिखा दिया। इसमें मैंने स्किप क्या क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। सिक्स किया था, सेवेंथ किया था, 24th किया था, 25 किया था, 29 किया था। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ डेटा सफिशिएंसी और स्टेटमेंट के क्वेश्चन ही हैं जो थोड़ा सा लेंदी रहते हैं और जिनमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। ठीक है, उसके अलावा इनइक्वलिटी का क्वेश्चन फंस सकता है अगर वो आपको प्रॉब्लम करे। जैसे सपोज करो एक इनइक्वलिटी का क्वेश्चन फंस जाए जो आपको परेशान करे, सपोज करो एक आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन फंस जाए, वो आपका फंस सकता है। अदरवाइज एक मान लो कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन फंस सकता है जो आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन, 8 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन जो है वो आपके 20 15 20 मिनट में हो जाएंगे। ठीक है, 15 20 मिनट तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। 22 23 क्वेश्चन जो है आपके, वो 12 मिनट के अंदर भी आप खत्म कर सकते हो भाई। 12 से 13 मिनट में इतनी जल्दी आप कर सकते हो, क्योंकि 30 30 सेकंड का क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन भी अब जो स्क्रीन पे है अपने सामने, कितनी जल्दी हो जाएगा। 30 सेकंड के पर क्वेश्चन मान के चलो, 1 मिनट भी मान के चलो, फिर भी 12 13 मिनट में ये क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करना है, मैं ये जो ये जो 5 क्वेश्चन थे ना, ये डेटा सफिशिएंसी, इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, मैं ये 5 क्वेश्चन को भी छोड़ देता हूँ, फिर मैं मैथ अटेम्प्ट करता हूँ।
मैं मैथ के इजी इजी क्वेश्चन करके आता, मैथ में भी मैं 25 क्वेश्चन करके आता। मतलब कि मैंने 25 मैथ के कर दिए, 25 मैंने कर दिए रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर चुका हूं। मेरे पास अब बचे हैं 10 क्वेश्चन। उन 10 क्वेश्चन के लिए मेरे पास कितने मिनट बचे हैं? मैंने रीजनिंग में लगा लिए 13-14 मिनट, मैथ में लगा लिए मैंने कोई यही 13-14 मिनट। मेरे पास अभी भी उन क्वेश्चन के लिए आधा घंटा बच रहा हूं। ठीक है, वो 10 क्वेश्चन करने के लिए पर क्वेश्चन 3-3 मिनट देके मैं सोल्व कर। अब जैसे ये क्वेश्चन थे, मैं सिर्फ रीजनिंग की बात करता हूँ। सपोज करो आप 30 मिनट का टाइम डिसाइड करते हैं रीजनिंग में, 30 मिनट का टाइम। तो भाई 30 मिनट के तौर पे अगर आप देखें तो आपने जो ये 22 क्वेश्चन थे, ठीक है, 22 क्वेश्चन, मैंने कहा ये 3 क्वेश्चन और ले लो किसी भी, अब मैं एक जनरल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, 3rd मार्च की बात नहीं कर रहा हूँ। 22 क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से 13 मिनट लगा। ठीक है, उसके बाद सपोज आपके सामने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, तीन तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। तीन स्टेटमेंट वालों में से आपको पर क्वेश्चन 3-3-3 मिनट करके, आप समझे 9 मिनट में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी का एक क्वेश्चन बहुत इजी होगा, जो आपका मात्र मात्र 1.5 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपका 2.5 मिनट में भी हो जाएगा। मतलब 2.5 और 1.5, 4 मिनट में दोनों क्वेश्चन हो गए, 4 मिनट में। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया, 3 क्वेश्चन ये हो गए, 2 क्वेश्चन ये डेटा सफिशिएंसी वाले हो गए, 13 और 9 मिनट ये हो गए। ये मतलब ये मैं यहाँ पे, रुको, ब्लैक से मार्क करता हूँ जो अपन टाइम लिए जा रहे हैं, 13, 9 और 4 मिनट में डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन। ये मान लो जनरल क्वेश्चन हो गए, ये आपके स्टेटमेंट वाले हो गए, और ये आपके डेटा सफिशिएंसी वाले हो गए। एक सेकेंड, 13, 9, 22 और 4, 26। अब जो 4 मिनट बच गई है ना, 4 मिनट, वो ये जो 3 मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो नंबर सेट का कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, कोई एनालॉजी का क्वेश्चन नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, उसको दे दो। या फिर ये जो 4 मिनट का आपके पास बैंक बच गया है, इस 4 मिनट को आप मैथ में दे दो, या फिर ये 4 मिनट आप यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को समझने में दे दो, या स्टेटमेंट को समझने में, वो आप पे डिपेंड करता है। पर पूरा पेपर 27-28 मिनट में आप बिल्कुल सेटिस्फाई होगे, इस तरीके से बैठ के आराम से आ सकते हो। समझ गए? तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया, टाइम कैसे मैनेज करना है मैंने बता दिया। ये 22 क्वेश्चन जो है, 13 14 मिनट में आपको खत्म करने, इतनी प्रैक्टिस होनी ही चाहिए एक बंदे की, जिसको रैंक निकालनी है। अगर आप 4600 ग्रेड तक पहुंचना चाहते हैं, भाई इतनी प्रैक्टिस मांगता है आज कंपटीशन, आप भी देख पा रहे हो। और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैं क्या कहता हूँ, बहुत जल्दी मत करो कि हाँ 1 मिनट में पढ़ के क्वेश्चन टिक कर दिया, नहीं। 3 पर क्वेश्चन 3 मिनट भी मान के चलो, तो भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, ज्यादा नहीं है। अगर आप इसमें 6 से 7 मिनट में कर सकते हो, वैसे मैंने 9 मिनट आपको बोल दिया कि आप 9 मिनट में कर लो। ठीक है, उसके बाद में डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन की बता दी, तो टाइम मैनेजमेंट भी देख लिया अपन ने इसके अंदर, स्किपिंग भी देख ली, अप्रोचेस भी देख ली, भाई कहाँ कौन सी अप्रोच लगा सकते थे, मैंने पूरा बताने की कोशिश की। किस क्वेश्चन को आप यूनिट डिजिट से कर सकते हो, किस क्वेश्चन में आपको छोटे से नहीं देखना, बड़े से देखना है, सब बता दिया मैंने आपको इसमें। ठीक है, मेरे हिसाब से इस वीडियो में भी इतना ही रखते हैं। और उसके बाद सबसे पहले तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, दा पंडित साहब के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर आपके लिए अच्छे अच्छे टीचर्स के वीडियोस को अपने चैनल पे डाल रहे हैं। मुझे भी मौका दिया गया भाई, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, तो होपफुली आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा। इस वीडियो के थ्रू आपका बहुत फायदा होने वाला है एग्जाम में, ऐसा मैं सोचता हूँ। बाकी आप ही बताएंगे कैसा है, कैसा नहीं, कैसा लगा आपको। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, सारी चीजें आपको करवा दी गई है अपने चैनल पे। मैं देखता हूँ कुछ चैप्टर अगर मैं पढ़ा पाया इन बचे हुए दिनों में, कोशिश करेंगे पढ़ाने की। बाकी बहुत सारी वीडियोस को डाल दिया गया, क्रिटिकल रीजनिंग को डाल दिया गया है वहां पे, अपलोड कर दिया गया। नंबर सेट देख लो यार जाके, फिगर सीरीज बहुत जरूरी है, उसको जरूर जाके देखो। और दा पंडित से आप जुड़े हुए हैं, दा पंडित पे आपको हर मटेरियल हमारा भी मिल जाता है। और ऐसे ही दोनों चैनल्स, जितने भी चैनल्स आपको बताए गए हैं, जो भी आपको रेलेवेंट लगते हैं, आप उनके साथ जुड़े रहिए। आपको ऐसे ही मटेरियल्स जो है वो प्रोवाइड हम करते रहेंगे। और चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, मेंस में फाड़ के आना आपको अच्छे से, और आपका मेंस बहुत अच्छे होगा। जिस तरीके से मैंने पेपर को अटेम्प्ट किया, आपको भी उसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। सब चीजें बहुत अच्छे से होंगी। चलिए, ऑल द बेस्ट। Thank you for watching this video. Thank you so much.